जितनी फीमेल रेस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, मेल भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे का क्या रीजन है? उसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू होता है जब आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद में फर्टिलिटी के इश्यू आते हैं, तो आगे जैसे एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। आइडियल एज क्या है बच्चा करने के लिए, मेल और फीमेल दोनों? 25 से 30 के बीच में। फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, तो आप पहला स्टेप आपको क्या करना है, की जरूरत है? सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो जब भी बहुत आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, हाँ, तो आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। हमने ट्विंस डिलीवर करे? हाँ, कितने? ट्विंस मतलब ट्रिपलेट्स भी डिलीवर कराए, उनको पता नहीं था कि मेरा ट्रिपलेट्स है। इतने बच्चे, माँ का तो ये रिएक्शन कि इतने सारे 3 बच्चे मैं कैसे संभालूंगी। आईवीएफ तो एकदम लास्ट रिजोर्ट होता है, पहले के सारे मेथड फेल हो गए तो अब अपने आईवीएफ पे जाएंगे। गुड न्यूज मूवी में काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन आ गया कि स्पर्म मिक्सिंग का बहुत चांसेस होते हैं, तो ये पॉसिबल है? ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, ऐसे मिक्सिंग नहीं होती। हेल्दी स्पर्म किसे कहते हैं? 15 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए काउंट। 40% स्पर्म्स की उनमें से मोटिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए। धड़कन कब डिटेक्ट होती है फर्स्ट, मतलब हार्ट बीट? हार्ट बीट लगभग आपको 6 to 7 वीक्स के अराउंड। 1-3 महीने से सोच रहे हो मेरे बच्चा है, फिर पता सडन आपको पता चले कि मैं जिसको लेके घूम रही हूँ उसमें धड़कन ही नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैडम डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी ना। काफी जिद रहती है लोगों में कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। फैमिली प्रेशर कितना होता है इनके ऊपर? विमेन को राइट नहीं है वो डिसाइड करने, उनको कब कंसिडर करना चाहिए एग और स्पर्म फ्रीजिंग का? तो फिर आगे जाके फर्टिलिटी का इश्यू होगा, तो क्यों ना मैं मेरे एग फ्रीज करवा लूं। लीगल है या नहीं है हमारी कंट्री अबॉर्शन? अपनी कंट्री प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, हमें बच्चा नहीं चाहिए, सीधा काउंटर से जाके ड्रग ले लेते हैं। जो विमेन्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है बहुत सारा, बच्चा रो रहा होता है, दूध नहीं आ रहा होता है, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? बहुत आते हैं। डिलीवरी के बाद इंटरकोर्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए? हीलिंग को टाइम लग जाता है, 1-1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना मान के चलो। सी सेक्शन हुआ है तो 3 महीने। बर्थ कंट्रोल पिल्स है, मल्टीपल मिसकैरेज के रीजन भी हो सकता है? उल्टा बर्थ कंट्रोल पिल से तो अपने कई कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनका यूजुअली कौन से एज में इफेक्ट शुरू होता है? मेल और फीमेल दोनों स्टेरिलाइज हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेल नहीं कराते, इसके पीछे का रीजन? करा लूंगा स्टेरिलाइजेशन तो फिर मैं मेल ही नहीं रहूंगा। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। झलको इंडिया पे आपका स्वागत है। आज की निरोगी काया के गेस्ट हैं डॉक्टर दीपिका गोदारा। शी इज एन गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे विमेन रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रेगनेंसी रिलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। विमेन बॉडी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो जरूर देखिए और अपने बेटर हाफ को जरूर दिखाएं। स्पेशली इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। विमेन बॉडी 3 पार्ट्स में रिप्रोडक्टिव उनकी सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट्स है, मेनार्की, मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन। मेनार्की के बारे में बात करते हैं जो कि बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्शन। आइडियल एज ऑफ मेनार्की जो होती है या फर्स्ट पीरियड हम किसे मानते हैं? तो मेनार्की वो एज होती है जिस टाइम अपने को पीरियड्स फर्स्ट पीरियड आता है। एक लड़की का पहला पीरियड जब कब आएगा, तो उसकी जो नॉर्मल एज होती है वो 10 से 15 साल में कभी भी आ सकता है। अच्छा, 10 से 15 10 से 15 साल में। अगर जैसे अब इसमें क्या, अगर 15 साल तक नहीं आया तो अपने को दिखाना होता है डॉक्टर को। और अगर ये 8 साल से पहले आ रहे हैं, जैसे कई बच्चों में 8 साल से पहले आ जाते हैं, तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं इस चीज को, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तब भी अपने को डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ता है। तो ये 10 से 15 साल में कभी भी पीरियड आ सकते हैं, यही एज है। जैसे आपने कहा 10 से 15 साल जो टाइमलाइन बताई है और 8 से पहले नहीं आनी चाहिए, तो 8 से 10 भी कॉमन एज कंसिडर कर सकते हैं प्यूबर्टी आ सकती है। हाँ, जैसे आज अब अपने ऐसे देख रहे हैं कि लड़कियों में थोड़ा जल्दी आ रहे हैं पीरियड। जैसे आप भी सुन रहे होंगे कि हाँ मेरी बेटी को है ना अब पहले आ गया। पहले हमारे टाइम तो है ना 11-12, हम 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में आते थे पीरियड। आजकल जल्दी आने लगे मैडम। तो 8 से 10 भी अपने नॉर्मल मान सकते हैं, आते हैं 8 से 10 में भी आते हैं। पर जो अपने जो एज, जो बायोलॉजिकल जो एज है जो आई है वो तो 10 to 15 ईयर्स ही है। पर अगर 8 से 10 साल में भी आ रहे हैं वो भी नॉर्मल है। अच्छा, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अपने एक एक्सिस होती है ब्रेन की, जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस, वो एक्टिवेट होती है। अच्छा, तो उससे पीरियड्स आना शुरू होते हैं अपने। हमारी अपनी मम्मी खुद कहती है कि आपको अर्ली पीरियड्स आ गए। हमारे टाइम में तो 15 साल या 14 साल की उम्र में आते थे। तो 8 से 10 साल जो हम मान लेते हैं एक अर्ली कंसिडर करते हैं। हमारी जनरेशन आई डोंट थिंक हमें इतनी जल्दी आ रहे थे। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं? इट्स जस्ट ब्रेन डेवलपमेंट या फिर कुछ और रीजंस हैं? देखो,
ज़्यादातर केसेस में तो ये ब्रेन अपना जो एक्सिस जो मैंने आपको बताई है वो ही जल्दी मैच्योर हुई है, ओके। उससे हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं, तो उस कारण वो पीरियड जल्दी आना शुरू हो गए। अच्छा। तो लगभग केसेस में कोई रीज़न नहीं होता कि क्यों जल्दी पीरियड आए, वो नॉर्मली है, वो फिजियोलॉजिकली होता है ओके। कि जल्दी आना शुरू हो गए। कुछ अपने केसेस के अंदर जैसे कई बार जैसे लाइफस्टाइल ओबेसिटी वगैरह जो है, चाइल्डहुड ओबेसिटी जो देखते हैं, हाँ। उसमें कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उस कारण वो थोड़ा रोल प्ले करता है ओके। जल्दी पीरियड्स आने में। पर लगभग केसेस के अंदर ये इसका कोई रीज़न नहीं होता, बस वो एक्सिस जो थी अपनी जल्दी हो गई मैच्योर। जैसे मैंने कहीं सुना था, एक स्टडी किसी ने करी थी, तो उसने ये बताया कि आप जैसे नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम करते हो अर्ली एज में, या फिर दूध पैक्ड मिल्क आता है, और या फिर मेकअप, बच्चे होता है शौक छोटे छोटे बच्चों को कि हम मेकअप करेंगे, इन सब का भी इफेक्ट होता है इस चीज़ पे? नहीं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके। ये सब बहुत लोग पूछते हैं ये कि मैडम ये जो अपने जंक फूड खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड आता है वो खा रहे हैं, या ये मेकअप करती हैं लड़कियाँ, उससे शुरू हो गए जल्दी। ऐसा नहीं होता। ओके। ये तो मतलब बिल्कुल गलत है ये कि इससे शुरू हो जाते हैं अर्ली पीरियड्स, इससे नहीं होता, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस बोला। हार्मोनल इम्बैलेंस में बेसिक जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, ये 3 चीज़ें मेन हैं। इन हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे का क्या रीज़न है? देखो, जैसे आपने बताया कि पीसीओडी, आपने सही पकड़ा, बहुत कॉमन है। हाँ। पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड, इनमें ये चीज़ें हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं कि हर किसी को पीसीओडी डायग्नोस हो रहा है और थायराइड की भी इशू आ रही है। पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस का काफ़ी रोल होता है। पीसीओडी में होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओके। उसमें क्या होता है, अपने जो ओवरी होती है, जैसे यूट्रस होता है, ओवरी है अपने अंडादानी, उसमें छोटे छोटे फॉलिकल बन के रह जाते हैं, उसको बोलते हैं पीसीओडी। जब इस पीसीओडी के कारण पूरी बॉडी में जो अपने चेंजेस आने लगते हैं, उनको बोल देते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक, जिसका वेट ज़्यादा है लड़की का, उसी में पीसीओडी अपने ज़्यादातर देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे अपना ये फैट बढ़ता है अपने बॉडी में, वेट बढ़ता है, तो उससे अपने जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जो मेल में होते हैं, फीमेल में भी होते हैं वो कुछ अमाउंट में, तो वो थोड़े हावी हो जाते हैं। अच्छा। तो उस कारण जैसे पीसीओडी में अपने देखते हैं कि उसके चेहरे पे बाल आ गए, फेशियल हेयर्स आ गए, उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। उसी के लिए जब सिम्टम्स आने लगते हैं ना, उसी टाइम उस सिम्टम के कारण काफ़ी जाते हैं, मैडम चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए। इसको अपने हिर्सुटिज्म बोलते हैं। वो देखते हैं। एक जैसे पीरियड्स इनरेगुलर होने लगते हैं। पीरियड जैसे अपने साइकिल 30 दिन में 28 दिन में आ जाना चाहिए, वो आ नहीं रहा, 2 महीने नहीं आ रहे, 3 महीने से नहीं आ रहे हैं, फिर उसमें ब्लीडिंग कम हो रही है। तो ये शुरुआत अपने हार्मोनल इम्बैलेंस से शुरू होती है। इसके साथ में जैसे थायराइड का भी देखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी अपने एक ग्रंथि होती है थायराइड, उससे जब हार्मोन कम बनना शुरू करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं उसको। उसमें भी पीसीओडी जैसे सिम्टम्स देखते हैं, वेट गेन, पीरियड्स नहीं आते, जैसे 1-1.5 महीने तक पीरियड्स नहीं आए। अच्छा। तो ये सब लाइफस्टाइल से भी है इसका रिलेशन, क्योंकि वो ओबेसिटी से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। स्ट्रेस से भी है कि जो अपना स्ट्रेस है जो डे टू डे लाइफ में, उस कारण स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। ये सारे फैक्टर साथ में मिलके फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। आपने फेशियल हेयर वगैरह बताए, ये तो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, बहुत रेयरली लोगों को दिखते हैं। बट लड़कियों को जैसे होता है एक्ने आ रहे हैं, ओबेसिटी एक चीज हो गई है, बॉडी डेवलपमेंट जैसे ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, ये सब भी इसी चीज में जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने में थोड़ा सा डोमिनेंट हुआ, तो उस वजह से ये हेयर थिनिंग वगैरह होना, जो एक्ने आना, ये सब उसी के साथ के सिम्टम है जो अपने को दिखते हैं। फिर नॉर्मल एक्ने होना और एक हार्मोनल इम्बैलेंस एक्ने डिफरेंट है, या दोनों हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू होते हैं? वैसे एक्ने में कुछ ज़्यादा, ये वाली जो एक्ने है वो तो लगभग नॉर्मल एक्ने जैसे ही है। जो एक्ने जो अपने पीसीओडी में देखते हैं तो नॉर्मल एक्ने जैसे ही होते हैं। आपने बोला इरेगुलर पीरियड और पीरियड साइकिल, जो आपने 38 to 28 डेज का बताया, पर कहीं कहीं बोलते हैं पीरियड साइकिल 40 डेज भी कंसिडर होता है, या 1.5 मंथ भी हो जाता है। ये ऐसी है कि अपने नॉर्मल पीरियड 21 दिन से लेके, जैसे एक साइकिल अगर आपको 21 डेज से आ रहा है तो भी नॉर्मल है। 21 डेज से लेके 35 डेज के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसको नॉर्मली मानते हैं।
35 तक आ रहा है, इतना डिले हो रहा है, तब नॉर्मल है। 35 से बियॉन्ड एबनॉर्मल है। अच्छा 21 से पहले भी एबनॉर्मल है। तो ये नॉर्मल साइकिल 21 डेज से 35 डेज के बीच का होता है। अगर उसमें आप आ रहे हैं तो आपका साइकिल नॉर्मल है, आप उस नॉर्मल साइकिल ही बोलेंगे उसमें। और एक उसमें ब्लीडिंग का भी रहता है, जैसे ब्लीडिंग अगर आपको 7 डेज तक रह रही है तब नॉर्मल है ब्लीडिंग। नॉर्मल ब्लीडिंग, हाँ नॉर्मल ब्लीडिंग मैक्स टू मैक्स 7 डेज 7 डेज तक रहनी चाहिए। अच्छा। उससे ज़्यादा हुई है तो फिर एबनॉर्मल है आपकी ब्लीडिंग। अच्छा इसके अलावा जैसे एक चीज़ और देखते हैं इसमें, जैसे आप पैड के हिसाब से देख लें ब्लीडिंग कितनी हैवी हो रही है, हैवी ब्लीडिंग है कि नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। हाँ हाँ तो अगर आप जैसे 2 घंटे से ज़्यादा से आप पैड चेंज कर रहे हो, 2 घंटे से ज़्यादा में आप एक पैड चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल है वो, अच्छा हैवी नहीं है, नॉर्मल ब्लीडिंग है। तो ये जैसे 7 डेज और 2 घंटे से पैड आप एक चेंज कर रहे हो, 21 से 35 डेज का जो साइकिल है वो नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल में कंसिडर होता है ये सारा। एक तो होता है सैनिटरी पैड हो गया, टेम्पॉन्स जो हमारी कंट्री में यूजुअली नहीं नहीं यूज काम करते। में लेते, हाँ। और एक आ रहा है आजकल मेंस्ट्रुअल कप। इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, और मतलब हेल्दी कौन सा है मतलब इनमें से? ठीक है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये पता नहीं होता कि ये टैम्पून्स क्या होते हैं, क्योंकि अपने काम ही नहीं लेते, इसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ हाँ जो सैनिटरी पैड तो अपने देखते हैं सब लोग जो काम में ले रहे हैं पैड, वो है। हाँ सैनिटरी पैड तो अपने जैसे एक्सटर्नली अप्लाई करता है, वो होता है सैनिटरी पैड। जो टैम्पून और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो वेजाइनली इंसर्ट होता है। ओके और जैसे जो अपना टैम्पून होता है वो तो ऐसे जैसे सिलेंडर की शेप में, राउंड शेप में, इतना लंबा लगभग उसकी होती है लेंथ, हाँ हाँ वो अपने इंसर्ट करते हैं। तो वो क्या, वो चारों तरफ से पानी एब्जॉर्व करता है, मतलब ब्लड एब्जॉर्व करता है और फिर वो फूल जाता है। अच्छा फिर आप उसको निकाल दो तो एक्सटर्नल आपको ब्लीडिंग वगैरह फील नहीं होती। ऐसे मेंस्ट्रुअल कप भी आपका इंटरनली इंसर्ट होता है और फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दो ब्लड को, और फिर वापस आप उसको वॉश करके वापस काम में ले सकते हो। अच्छा तो जो मेंस्ट्रुअल कप आपने को डिस्कार्ड नहीं करना पड़ता, वो आप वॉश करके वापस काम में ले लो। जो टैम्पून है वो भी आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है, सैनिटरी पैड भी डिस्कार्ड करना पड़ता है। पर जैसे सैनिटरी पैड यूज में लेना इजी है, जैसे बिगनर्स के लिए, जो छोटे बच्चों में पता नहीं होता, शुरू में काफ़ी डरी हुई होती हैं पीरियड्स, कैसे मैनेज होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए तो बढ़िया रहता है अपना सैनिटरी पैड। अच्छा फिर थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में बार बार काम में लेने से आप ये टैम्पून भी काम में ले सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कप भी काम में ले सकते हैं। सैनिटरी पैड में बहुत सारे केमिकल्स की वजह से आप सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बताते हैं, सही है कि गलत है? क्योंकि अलग मार्केट में बहुत वैरायटीज आ रही हैं सैनिटरी पैड्स की, कुछ बहुत इको फ्रेंडली हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से बनाए जा रहे हैं। तो देखो जनरली तो सारे अच्छी ब्रांड के होते हैं, ये सारे ही अच्छे होते हैं। ऐसे सर्वाइकल कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, ऐसी इन जनरल कोई रिस्क नहीं रहती। सब नॉर्मली है कि इनसे कोई बढ़ती हो। वो एक अलग मैटर है, वो अपने हाइजीन का इशू, जेनेटिक कोई म्यूटेशन का इशू, सब वो ऑल डिफरेंट टुगेदर अलग ही है वो। ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। कि आप थोड़ा हाइजीन का इशू हो सकता है कि आपको अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे तो फिर हो सकता है इशू हो, पर इससे मैलिग्नेंसी के, कैंसर के रिस्क हो, ये ज़्यादा हो गया। तो जैसे बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो एज अ डॉक्टर आप कब सजेस्ट करोगे उनका फर्स्ट डॉक्टर विजिट, गाइनको विजिट होना चाहिए? एक्चुअल में डिपेंड करता है कि जैसे वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही है बच्ची। ओके जैसे अगर इसमें जैसे उसकी मदर की एजुकेशन अच्छी है पीरियड्स के बारे में, उनको प्रॉपर पता है कि क्या अपने को उसके न्यूट्रिशन में रखना है, उसको क्या हाइजीन का क्या सब बताना है, तो अगर आपको जो मैंने अभी ड्यूरेशन बताया उस ड्यूरेशन में नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तब तो उसको विजिट करने की नीड नहीं है। हाँ सब नॉर्मल चल रहा है तो, क्योंकि उसकी मदर एजुकेटेड है तो वो काफ़ी हेल्प कर देती है बच्चे की। बट अगर आपको या तो कोई इशू हुआ या फिर ऐसे लग रहा है कि उसकी मदर में एजुकेशन नहीं है, किस हिसाब से उसको हाइजीन मेंटेन रखनी है, अपने न्यूट्रिशन का क्या ध्यान रखना है, तो उसका जब फर्स्ट पीरियड शुरू होता है उसी टाइम उनको एक बेसिक गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, उस टाइम उनको विजिट करना चाहिए, या फिर कोई इशू है उस टाइम विजिट करो। बट लाइक हर किसी को जरूरत नहीं है, हर किसी को डिपेंड्स जरूरत ऑन नहीं योर होती। फैमिली की कैसे आपको गाइड करते हो उस चीज से हाँ, कि अगर आपकी गाइडेंस बढ़िया है तो फिर वो इजीली हैंडल हो जाता है। पर अगर गाइडेंस में से लग रहा है लैक ऑफ गाइडेंस है या मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ और इशू हो रहा है, पीरियड्स में पेन ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग हैवी हो रही है, तो फिर आपको जब आई सिम्टम तब दिखाना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के बीच में बात कर रहे थे, तो एक जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो दे स्टार्ट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की स्ट्रेस रिलीफ हम हो जाएंगे, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ होते हैं हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा, जो प्रोटीन्स का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या फिर स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं,
उनका हमारे हार्मोन्स पे कितना ज़्यादा इफेक्ट है? स्ट्रेस तो अपना नॉर्मल है। नॉर्मल है। स्ट्रेस और ये जो आपने बोला अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। तो स्ट्रेस की वजह से इन जनरल ही अपनी हेल्थ खराब होती है। हाँ हाँ। हेल्थ खराब होती है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो फिर वहीं से शुरू हो जाता है आपका इम्बैलेंस होना। तो ओके। फिर उसके बाद में आप ऊपर से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो अपने जैसे आपको पहले तो इफेक्ट नहीं दिखेगा। पहले तो जैसे आप 20-25 साल के हो, आपको ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई, आप यूं ही घूम रहे हो, या फिर जब उसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू होता है जब आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद में फर्टिलिटी के इशू आते हैं। ये सारी चीज़ें फिर आगे फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। तो आगे जैसे एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो उस टाइम ये देखते हैं, मतलब मिलता है ये ज़्यादा कि अब फर्टिलिटी का इशू है। उस टाइम ये अपने को दिखता है कि अपने जो पीछे किया है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है अभी। तो स्टेरॉइड्स और प्रोटीन कंजप्शन जो रहता है मतलब यंगस्टर्स में कि प्रोटीन कंजप्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेरॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू मेल में काफ़ी कॉमन है। अच्छा। स्पर्म क्वालिटी पे उनकी, उसमें जैसे स्पर्म क्वालिटी में कई चीज़ें होते हैं, स्पर्म का वॉल्यूम, मॉर्फोलॉजी। ओके। हाँ, ये फैक्टर्स होते हैं, जैसे कितना वॉल्यूम है, 1 ml में कितना वॉल्यूम है, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिर स्पर्म की मोटिलिटी क्या है। ओके। तो स्टेरॉइड से नेगेटिव साइकिल बनता है लेने से, फिर ये सारी चीज़ इफेक्ट होती है, तो स्पर्म पैरामीटर डाउन होता है। तो जो स्टेरॉइड कंज्यूम करता है, जिम में जाते हैं वो काफ़ी अपने देखते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो फिर वो आगे दिक्कत देता है। मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? दोनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से? तो इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा अपने को जो दोष देते हैं वो देते हैं कि फीमेल गलत है, इनफर्टिलिटी वो इनफर्टाइल हो सकती है। हाँ, मतलब इसी में दिक्कत होगी। ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये मेल में भी हो सकता है। अच्छा। पर मोस्ट ऑफ मतलब 50% केसेस में मेल फैक्टर होता है। अच्छा, मेल इनफर्टाइल रहते हैं। हाँ, मेल इनफर्टिलिटी रहती है, उसमें मेल इनफर्टाइल होता है। और अपने जा किसी और दूसरे डायरेक्शन में रहे होते हैं कि हाँ फीमेल की गलती है, फीमेल की गलती है। अच्छा। तो ये पहले तो ये माइंड से निकालना जरूरी है कि जितनी फीमेल रेस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, उतना ही मेल है, मेल भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कपल आते हैं, विजिट करते हैं, तो इवन सबसे पहला जो टेस्ट ही होता है वो हस्बैंड सीमेन एनालिसिस होता है कि पहले मेल फैक्टर को अपने रूल आउट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद में फीमेल पे जाते हैं। तो एक तो ये रहता है, और जैसे एक ये चीज़ रहती है कि फीमेल की जो है फर्टिलिटी हाईएस्ट 20s में रहती है। अच्छा, एक एज में एक हाईएस्ट है उनकी, मतलब उस 20 to 30 के बीच में हाईएस्ट रहती फर्टाइल है, क्योंकि जो फीमेल के एग हैं वो तो उस टाइम जब बर्थ के टाइम में बन गए। अच्छा। अब वो टाइम के साथ में कमी होते जाते हैं, नए नहीं बनते उनमें। ओवरी में जो एग हैं, हाँ, वो जितने बने थे बर्थ के टाइम उतने बन गए, उसके बाद में वो नए नहीं बनेंगे। अच्छा। तो टाइम के साथ में, पीरियड्स के साथ में वो कम 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 होते जाते हैं। तो अब जैसे वो 20 to 30 के बीच में हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं, 30 के बाद में उनमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ओके, 30 बाद फर्टिलिटी का डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। हाँ। वो 35 के बाद में सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है। ओके। ये फीमेल का रहता है। मेल पैटर्न ये रहता है कि मेल में काफ़ी थोड़ा लंबा होता है ये ड्यूरेशन, लगभग 40 इयर्स तक नॉर्मल मान सकते हैं। फर्टाइल है मेल। फर्टाइल, हाँ, मतलब उनमें जो इफेक्ट आता है जो स्पर्म क्वालिटी पे, वो 40s के बाद में देखने को ज़्यादा मिलता है। क्वालिटी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है टाइम के साथ में। फीमेल का थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन है, मेल का थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन है। कितने इनफर्टाइल पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ की कंप्लेन लेके कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम में से किस में इनफर्टिलिटी की रेट ज़्यादा है? तो और जब उन्हें सजेस्ट करते हो कि आपने कहा सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? आर दे रेडी टू डू इट? यहाँ मेल ईगो कभी नहीं आता सामने? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब देखती हूँ पेशेंट, तो वहाँ पर जैसे सपोज करो जैसे 100 पेशेंट मैंने देखे, हाँ। तो 100 पेशेंट में मतलब लगभग मान लो 15 पेशेंट के आसपास इनफर्टिलिटी के आते हैं। ओके। कि शादी को 3 साल हो गए, शादी को 4 साल हो गए और कोई बच्चा नहीं है उनके पास में। तो जब जैसे आप बोल रहे हो कि जब उनको समझाना शुरू करते हैं, पहली बात तो वो जैसे आए होते हैं तो कई जगह वो घूम के आए होते हैं पहले, या फिर वो खुद से उन्होंने चाहे मेडिसिन ली हो, कोई लोकल मेडिसिन कुछ लेके वो सारा सब कुछ ट्राई करके आए हुए होते हैं। अच्छा। तो पहले तो उनके ये तो रहता ही है दिमाग में कि इश्यू तो है, चाहे मेरे में हो चाहे इसमें हो, मेरी पार्टनर में हो।
तो उनको जब समझाते हैं तो वैसे लगभग तो लोगों को एक्सेप्टेंस है कि हो सकता है कि मेल में दिक्कत हो। तो जब सीमन एनालिसिस के लिए बोलते हैं तब वो इजीली मान जाते हैं। बहुत ही कम होता है कि हाँ नहीं मेरे में तो दिक्कत नहीं है, इसमें ही फीमेल में दिक्कत है, मेल में तो दिक्कत ही नहीं है। ऐसे कम ही आते हैं ऐसे लोग। और इजीली आप अगर प्रॉपर काउंसलिंग करें तो फिर वो इजीली मान भी जाते हैं। और फैमिली रिएक्शन तो ये होता है कि जैसे सास आती है साथ में, तो सास तो बोलती है नहीं मेरे बहू में दिक्कत है, बेटे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा तो एकदम ठीक है, इसी में दिक्कत है। अच्छा, काफी बड़ा इशू रहता है उनके लिए। तो इनफर्टिलिटी जो है उसका इम्पैक्ट पोल्यूशन या और कोई चीज़ों का भी है क्या इन लोगों पे, या फिर इट्स जस्ट लाइक आप बिगिनिंग से दिक्कत है आपको? देखो इनफर्टिलिटी का सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें बचपन में ही है। अच्छा। जो बचपन में अपने जब प्यूबर्टी शुरू होती है उस टाइम आपका क्या न्यूट्रिशन रहा है, बचपन से आपका बच्चे का न्यूट्रिशन क्या रहा है, शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अपने और फैक्टर देखें कि किन किन फैक्टर का इसमें रोल है। तो जैसे अपने पीसीओडी और थायराइड की बात की, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये चीज़ रोल प्ले करती है एक तो इनफर्टिलिटी में। इसके साथ में जैसे लाइफस्टाइल में स्मोकिंग से काफ़ी इफेक्ट होता है। उससे डायरेक्ट जैसे अपने जो स्पर्म और एग का जो डीएनए है वो फ्रेगमेंटेशन रेट उनकी हाई हो जाती है, तो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म और एग नहीं बनते। तो ये जो अपने लाइफस्टाइल, स्लीप डिप्राइवेशन, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो अपने इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमनली देखते हैं। तो ऑल ओवर सब सारी चीज़ें मिला के ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती है अपनी इनफर्टिलिटी में। आपने सीमन एनालिसिस की बात करी, तो मेल फर्टिलिटी के लिए सीमन एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, फीमेल फर्टिलिटी क्या सिस्टम है, मतलब हम कैसे चेक करते हैं कि फीमेल इज प्रॉपर्ली फर्टाइल? इसमें 2 क्राइटेरिया है। अगर एज लेस देन 35 है और एक मोर देन 35 है कपल की। अच्छा। लेस देन 35 है और तो उसमें ये देखते हैं कि अगर वो कपल एक साल तक साथ में रह रहा है, इंटरकोर्स कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड, फिर भी उनको बच्चा नहीं हुआ, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कपल की एज अगर 35 से ज़्यादा है और वो 6 महीने से साथ में रह रहे हैं, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी उनको फर्टिलिटी मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो एक तो ये सबसे पहले कि कब आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है, कब जाना पड़ेगा आपको। इसके साथ में अब जैसे मेल का मैंने बता दिया, फर्स्ट टेस्ट अपने सीमन एनालिसिस करवाते हैं। जैसे फीमेल आती है, फीमेल में अपने कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, उसका थायराइड टीएसएच थायराइड का क्या लेवल है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो अपने ब्रेन से सिक्रीट होता है, उसका लेवल करवाते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी करता है। ठीक है। इसके अलावा सीरम एफएसएच, अच्छा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो अपने ओवरी से सिक्रीट होता है। तो ये 4 बेसिक अपने टेस्ट करवाते हैं, ये तो मतलब जरूरी है। इसके अलावा जैसे उसका शुगर क्या है, उसके रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है उनको, जैसे हिपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, ये सारे नहीं है, तो ये रूल आउट तो बेसिक करवाते ही हैं। पर ये जो 4 बताएं वो अपने बेसिक टेस्ट हैं जो अपने फीमेल में इन्हीं से शुरुआत करते हैं। टेस्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर्ली, लाइक मतलब मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि हमें समझ में आए कि ये टेस्ट कैसे हैं? ठीक है। इसमें क्या है, ये जो 4 मैंने ब्लड टेस्ट बोलते हैं, CBC और TSH, FSH एंड सीरम प्रोलैक्टिन, ये चारों ब्लड टेस्ट हैं। ठीक है। ये आपका सीधा एक ब्लड टेस्ट सैंपल लिया जाएगा और उसे टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो CBC में तो बेसिकली अपने उसके CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसके अंदर अपने उसका हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, उसकी OWBC, प्लेटलेट वगैरह सब कुछ ठीक है क्या, वो सब देखते हैं। थायराइड के अंदर एक पर्टिकुलर इतना लेवल होता है, अगर उससे ऊपर है या उससे कम है TSH का लेवल, वो देखा जाता है कि अपने प्रॉपर थायराइड ग्लैंड काम कर रही है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोलैक्टिन लेवल देखते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन कितना है, क्योंकि वो उससे भी अपने इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो उसका भी जैसे लेस देन 20 उसका नॉर्मल वैल्यू होती है, तो वो कि इसकी वैल्यू कितनी चल रही है। ऐसे सीरम FSH की वैल्यू होती है, वो भी लेस देन 10 की। हाँ, इससे सबसे ये हो जाता है कि अपनी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है क्या। इसका एक रेंज होता है इनका पर्टिकुलर कि अपनी बॉडी प्रॉपर काम में कर रही है क्या, उसके लिए करवाते हैं। इसके साथ में एक बेसिक अपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि उसकी जो यूट्रस की क्या कंडीशन है, यूट्रस के अंदर की जो लाइन है वो बन रही है क्या, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो अपने ओवरी है, ओवरी में एग बन रहे हैं क्या, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे।
तो वो अपने करवाते हैं एक साथ। हाँ करता किसी है। किसी को कहते हैं यूट्रस का साइज छोटा है आपके, इसलिए आपको इजीली कंसीव नहीं हो पा रहा। किसी किसी केसेस में होता है ये। अच्छा। जैसे जिनमें उनमें हार्मोनल इश्यू होता है, मतलब जो अपने ब्रेन से हार्मोन निकलते हैं, फिर वो ओवरी पे काम करते हैं, फिर ओवरी से यूट्रस पे हार्मोन काम में करते हैं। तो किन्नी किन्नी में ऐसा होता है कि आपके ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट कम हो रहे हैं, या फिर ओवरी से भी उनका कुछ लेवल कम है, तो उससे उनका यूट्रस का साइज कम है। तो ये किस मतलब कम ही होता है, कम ही केसेस में देखते हैं ये, पर होता है ऐसा भी। तो दो फैक्टर्स हैं, फाइब्रोइड एंड सिस्ट, जो कि यूजुअली यूट्रस और ओवेरीज में मिलते हैं विमेन के, और आजकल देखा जाए तो सबको ये हो रहा है। ये क्या चीज़ और कैसे डिफरेंट है दोनों, और कैसे आपके प्रेगनेंसी को ये डिक्लाइन कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो फाइब्रोइड और सिस्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके। फाइब्रोइड तो होता है यूट्रस में। यूट्रस के से मान लो सॉफ्ट टिश्यू की एक मतलब गांठ, जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि गांठ होगी हमारे यूट्रस के अंदर, ओके। वो है फाइब्रोइड तो। और जो सिस्ट है वो होती है ओवरी में। ठीक है, तो फाइब्रोइड बिल्कुल उससे कोई घबराने की बात नहीं होती, ये एकदम नॉर्मली होती है। ये इसी एज में होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव एज में ही होती है। 25 साल के बाद में काफी कॉमन देखते हैं, जैसे मीनोपॉज हो जाता है, ये ठीक हो जाती है खुद से भी। अच्छा। अगर इसका साइज नॉर्मल है तो, छोटा है तो, बहुत बड़ा होगा तो नहीं होगा, पर अगर छोटा है तो, क्योंकि हार्मोनल होता है ये, इसमें चेंजेस। और जो सिस्ट है वो होती है ओवरी में। अच्छा। और वो भी लगभग केसेस में नॉर्मल ही होती है। अब फर्टिलिटी पे ये क्या इफेक्ट डालते हैं, वो उनकी उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। ओके। ये कहाँ पर, जैसे फाइब्रोइड की तो लोकेशन कहाँ पे है। अगर फाइब्रोइड यूट्रस के बाहर है या फिर यूट्रस की मसल में है, तो इन जनरल वो फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं करता। अगर वो यूट्रस की जैसे अंदर आ रहा है, कैविटी के अंदर जहाँ पे बच्चा लगता है, उसके अंदर आ गया, तो फिर वो अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। फाइब्रोइड जैसे बहुत छोटे होते हैं किसी किसी को, और वो नॉर्मल सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो उसका आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फाइब्रोइड है, उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो डिक्लाइन हो रही है? जनरली फाइब्रोइड से प्रेगनेंसी का डिक्लाइन नहीं होती है। डिक्लाइन नहीं होती जनरल, इन जनरल। और आजकल अल्ट्रासाउंड से छोटे छोटे फाइब्रोइड भी दिख जाते हैं। अच्छा। अगर आपको जैसे 2.5 mm 1 mm इतने छोटे छोटे फाइब्रोइड आपको पता चल जाते हैं अल्ट्रासाउंड से। इतनी अच्छी अपने पास मशीन अवेलेबल है कि आपको छोटे छोटे फाइब्रोइड का भी पता चल जाएगा। तो और उन छोटे छोटे फाइब्रोइड से तो अक्सर कुछ डिक्लाइन नहीं होता, फर्टिलिटी में नॉर्मल रहती है आपकी। ओके। इन सिस्ट और फाइब्रोइड्स को आप टेकन एज प्रेगनेंसी कर सकते हैं क्या? मतलब यूजुअली कभी कभी किसी को होता है कि पीरियड्स नहीं आ रहे, इरेगुलर भी होते हैं, और लेट हो जाता है, तो ऐसा होता है कि अच्छा अब प्रेग्नेंट है, बट होता नहीं है। फाइब्रोइड और सिस्ट से देखो इनमें ये चीज रहती है, जैसे आप बोल रहे हो कि पीरियड्स नहीं आए, तो इसमें लगभग तो देखो ऐसा आजकल कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि अपने किट से देख लेते हैं, नहीं ब्लड इन्वेस्टिगेशन आते हैं, उससे पता चल जाता है प्रेगनेंसी का। तो बट जैसे कई जैसे गांव में अपने को पता नहीं होता, हाँ, जो वो लोग टेस्ट नहीं करती हैं, जो टेस्ट नहीं करती, वो जरूर कई बार कर लेती हैं कि मैडम 1-1.5 महीने से पीरियड नहीं आया, और मुझे ऐसे भारी भारी सा भी फील हो रहा है पेट के अंदर, ऐसे चक्कर भी आते रहते हैं, तो मुझे प्रेगनेंसी होगी। पर वो एक सिंपल से यूरिन टेस्ट से और ब्लड टेस्ट से अपने को पता कंफर्मेटरी पता चल जाता है कि है कि नहीं है प्रेगनेंसी। फाइब्रोइड के जैसे कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे हैवीनेस रहती है अच्छा लोअर एब्डोमेन में, जैसे वो प्रेगनेंसी में बैडली सिम्टम्स रहते हैं। तो हो सकता है उस टाइम हो थोड़ा कंफ्यूजन, बट वही जब वो विजिट करते हैं तब पता चल ही जाता है उनको। हेल्दी स्पर्म किसे कहते हैं? हमने जैसे किसी का सीमन टेस्ट कर रहे हैं, तो अपने उनको बोलते हैं कि 2 दिन से लेके 5 दिन, मैक्सिमम 7 डेज। ओके। 2 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 7 दिन से ज्यादा का आप दोनों का गैप नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम अपने जब वो सीमन टेस्ट करते हैं, तो जैसे उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पर ml में कितना काउंट है, स्पर्म काउंट कितना है। ओके। तो पर ml में 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए काउंट, पहली बात तो इतने स्पर्म्स होने चाहिए। हाँ, 15 मिलियन। 15 मिलियन। ओके। और फिर उनमें मोटिलिटी देखते हैं, जैसे किस स्पीड से आगे जाएंगे या कितनों की स्पीड नॉर्मल है। वो 40% स्पर्म्स की उनमें से मोटिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए। ओके। ठीक। फिर तीसरी चीज़ उसमें देखते हैं कि वो देखने में कैसे, उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, वो नॉर्मल है क्या। तो उन 40% में से 4% की उनकी मॉर्फोलॉजी
नॉर्मल होनी चाहिए। ये जो टेस्ट होते हैं सीमन एनालिसिस या विमेन फर्टिलिटी चेक करने के जो भी आप टेस्ट बता रहे हो, इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए? मतलब यूजुअली लोग इसे आफ्टर गेटिंग मैरिड और मतलब बच्चे नहीं हो रहे तब करवाते हैं, पहले इनको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? पहले तो देखो, जब तक अपने को कोई इश्यू नहीं आता तो लगभग कोई विजिट ही नहीं करता, विजिट ही नहीं करता, इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जब आपने पहले ट्राई ही नहीं किया तो कैसे पता होगा? अच्छा। जब आप ट्राई करोगे, जब जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी एज 35 से कम है, तो आपने 1 साल तक ट्राई किया, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप विजिट करो। और ऐसे 35 के जब 6 महीने तक आपने कर लिया ट्रायल, उसके बाद में आप डॉक्टर के पास विजिट करो। तो ऐसे आपको कुछ अगर सिम्टम्स ही आ रहे हैं, आपको ऐसे अब नॉर्मली है, जैसे किसी की न्यूली मैरिड है कोई, अब उसके पीरियड्स रेगुलर ही नहीं आ रहे, ठीक है, उसका अचानक से वेट गेन हो रहा है, या फिर उसके पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रही है, तो उनको तो डेफिनेटली पहले ही करना है कंसल्ट। उनको तो पहले ही कर लेना चाहिए जब अपेरेंट अपने को कोई सिम्टम्स ही दिख रहे हैं कि ये तो चीज़ है जो सही नहीं चल रही, तो उनके लिए तो अपने को पहले देख लेना चाहिए। और अदरवाइज आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर कोई इशू हो तब। बट ऐसे कहते हैं कि चेकअप करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का, तो शुड वी कंसिडर इट? ऑल बॉडी चेकअप वो तो दूसरी चीज है। नहीं, मतलब रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसका हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपको जैसे सिम्टोमेटिक हो, आपको ऐसे लग रहा है सामने, तब आपको जाना चाहिए। या फिर आपको कोई इशू आ रहा है बेबी में, तो उस टाइम आप देखो। एक टर्म चल रहा है स्पर्म डोनेशन। हाँ। तो उस टाइम पे भी ये सब सीमेन एनालिसिस करते हैं? स्पर्म डोनेशन अभी काफी मतलब है चर्चा में है। हाँ। उसमें भी सब देखते हैं अपने डोनेशन। पहले बात तो जैसे एक मेल है, जब डोनेशन करता है तो पहले उसके टेस्ट होने जरूरी है। अच्छा। कि पहले वो तो नॉर्मल है, हाँ। कि हर किसी का डोनेशन तो नहीं हो सकता। हाँ। तो जो मैंने आपको बताया कि सीमन एनालिसिस नॉर्मल क्या होता है, तो पहले तो वो देखते हैं कि उसका सीमन एनालिसिस कैसा है। ठीक, इसके अलावा उसके बेसिक टेस्ट, जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है किसी तरह का, वो अपने करवाते हैं। और कोई उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह नॉर्मल है क्या, अच्छा, वो सब करवा के फिर ही डोनेशन के लिए एलिजिबल होता है वो। यही बेसिक क्वालिफिकेशन है उनके हाँ, लिए? basic या फिर कुछ एज लिमिट है कि आप इस एज से अपना स्पर्म डोनेट करना शुरू कर सकते हो? वैसे एज लगभग 21 के बाद में। 21 के बाद आप कभी भी कर सकते हो। हाँ। एग एंड स्पर्म फ्रीजिंग है, ये भी बहुत चल रहा है यंगस्टर्स में। कब कंसिडर करना चाहिए एग और स्पर्म फ्रीजिंग का? ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अपने को कब ध्यान देना है कि अपने को करवा लेनी चाहिए। हाँ। जैसे कई कपल होते हैं, या फिर जैसे कोई सिंगल भी हो, चलो मैरिड नहीं हो, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अभी बच्चे करने नहीं है, फ्यूचर में करने हैं। हाँ। अभी एज भी 30 को क्रॉस कर रही है, तो फिर आगे जाके फर्टिलिटी का इश्यू होगा, तो क्यों ना मैं मेरा एग फ्रीज करवा लूँ। अच्छा। तो जैसे जो कोई ऐसे सोच रहा है कि मुझे फ्यूचर में आगे जाके कोई करनी है प्रेगनेंसी, हाँ। अभी नहीं करनी, तो जैसे आपने देखा है 30 के बाद में जब एग क्वालिटी डिक्लाइन होने शुरू होती है, तो उनको करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा सकते हैं। एक जैसे कई में जैसे किसी को कीमो चलनी है, कोई कैंसर डायग्नोस हो गया, तो कई बार जैसे कीमो से या फिर रेडियोथेरेपी से पहले भी स्पर्म और एग फ्रीजिंग का रहता है। कि आपको जो ऐसी कोई जैसे बीमारी है जो भी आपको डायग्नोस हुई है, उसका आपका लंबा चलना है ट्रीटमेंट, तो उससे पहले आप करवा सकते हो। तो एग फ्रीजिंग जो है चीज़, उसका प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जस्ट दे इंजेक्शंस के थ्रू फ्रीज कर देते हैं एग्स को, या और कुछ लंबा प्रोसेस चलने जैसा होता है? देखो, एग फ्रीजिंग थोड़ा लंबा ही रहता है प्रोसेस। एग फ्रीजिंग में क्या होता है कि एग जैसे अपने ओवरी में है, बने हुए हैं, उनको फ्रीज करने के लिए पहले उनको अपने को रिट्रीव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए पहले उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ओके। ठीक है, इंजेक्शन देके उनको एक पर्टिकुलर साइज बनाया जाता है उनका, कि हाँ ये इतना साइज है 18 mm के आसपास या उससे ज़्यादा के, कि हाँ अब ये बन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो पहले लंबा रहता है, उसको इंजेक्शन लगते हैं, जैसे पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से इंजेक्शन लगना शुरू होते हैं। फिर उनका एक पर्टिकुलर साइज हो जाता है, फिर उनके बाद में एनेस्थीसिया रिट्रीव करते हैं अपने एग। ओके। तो ये थोड़ा सा मतलब लंबा भी रहता है प्रोसेस। हो सकता है एक साइकिल के अंदर, जिसका आपका जो साइकिल है पीरियड वाला, उसमें रिट्रीव भी नहीं हो, अपने को वापस इंजेक्शन देने पड़े नेक्स्ट में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपने इंजेक्शन दिया और वो बन गया जो अपने को चाहिए था। तो ये थोड़ा सा जीए के अंदर दे के फिर वो रिट्रीव करने का थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है प्रोसीजर। इसके कॉन्ट्रास्ट में है स्पर्म फ्रीजिंग, वो एक इजी मेथड है। अच्छा।
बस उसमें तो आप कलेक्शन करते हो, सीमन कलेक्शन करके उनकी आप क्वालिटी वगैरह देख लेते हो कि क्या क्वालिटी है, कुछ सब कुछ नॉर्मल है तो बस फ्रीज कर देते हो। ये कॉस्टली भी कम रहता है। अच्छा, एग फ्रीजिंग से स्पर्म हाँ, तो फ्रीजिंग उसमें तो आपको कुछ वो एनेस्थीसिया भी नहीं देना, उसमें तो आपको अंदर ओवेरी से निकालना है। हाँ तो आप सोनोग्राफी से फिर ओवेरी से निकाल के लेके आओगे। इसमें तो आप अपना सैंपल दोगे, जैसे सीमन एनालिसिस के लिए देते हैं, अच्छा वैसे ही मेल अपना सैंपल देगा। सैंपल में वो देख लेते हैं लैब के अंदर कि सब नॉर्मल है क्या, और ये कर सकते हैं, तो बस वो फिर फ्रीज कर लेते हैं। तो काफ़ी इजी रहता है। इनको स्टोर कहाँ करते हैं? इनको स्टोर करते हैं अपने लिक्विड नाइट्रोजन में। अच्छा, बॉडी में नहीं होता? बॉडी में स्टोर नहीं होता, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होता है। बॉडी से तो निकालते हैं बॉडी से निकाल के फिर स्टोर करते हैं। हाँ। तो स्टोरिंग का मतलब कॉस्ट क्या आता है इनका? इनका स्टोरिंग का कॉस्ट जैसे अलग अलग सिटीज पे, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। हाँ। जैसे एनुअल कॉस्ट इनका लगभग 10 to 30,000 के आसपास रहता है एक बार निकालने के बाद। अच्छा। उससे पहले का कॉस्ट जैसे एग रिट्रीवल का काफी रहता है। इसमें ऐसे मान लो एक साइकिल में जैसे नहीं निकलते, वो साइकिल्स देते हैं एग रिट्रीवल के, कि एक साइकिल आईवीएफ जैसा ही साइकिल रहता है, वो 1-1.5 लाख के बीच में। 2 साइकिल दे रहे हैं तो 2 लाख के अराउंड, 3 लाख के अराउंड ऐसा कुछ रहता है। आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं? हाँ जी। तो आप आईवीएफ भी करते हैं या अभी यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट? नहीं, अभी आईवीएफ का नहीं किया है अपने शुरू। अच्छा। अपने आईवीएफ से जो पहले के जैसे कई प्रोसीजर होते हैं, आईयूआई होते हैं और नॉर्मल जैसे ओवुलेशन इंडक्शन होता है, आईयूआई होता है, तो वो सब चीज़ें कर रही हूँ मैं। ये सब कैसे अलग है? आईवीएफ तो एकदम लास्ट रिजोर्ट होता है। अच्छा। कि कुछ नहीं हो रहा, उससे पहले के सारे मेथड फेल हो गए तो अब अपने आईवीएफ पे जाएंगे। ओके। उससे पहले ओवुलेशन इंडक्शन होता है, आईयूआई होती है। ओवुलेशन इंडक्शन क्या होता है, जैसे एग नहीं बन रहे, ओके। जैसे मेरे पास कोई कपल आया, उसने बोला हमारी फर्टिलिटी का इश्यू है, तो फिर हमने सब कुछ देख लिया, ऐसे लगा कि फीमेल में दिक्कत है, इसके एग नहीं बन रहे, ऐसा फैक्टर है कि इसमें बनने में अगर आपने बाहर से मेडिसिन दे तो हो सकता है बन जाए, तो उनमें मेडिसिन दे के अपने एग का स्टिमुलेशन करते हैं कि वो बनने लग जाए, तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन इंडक्शन। अच्छा। और कई बार जैसे कोई फैक्टर होता है कि एग भी बन रहे हैं पर ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे कहीं ब्लॉकेज वाले में तो अलग रहता है। अच्छा, वो पूरा अलग, वो अलग होता है ब्लॉकेज वाला। तो कई बार ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि वो सीमन स्पर्म एंटर नहीं कर रहा, कोई ना कोई कारण से कुछ ना कुछ कहीं दिक्कत आ रही है, तो आईयूआई होता है। आईयूआई में क्या होता है, अपने हस्बैंड का सैंपल लेके उसको आर्टिफिशियली अपने यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं आईयूआई। और आईवीएफ होता है वो एकदम कुछ नहीं है तो आईवीएफ करना तो अब जैसे इनसे हुआ नहीं, या फिर ऐसे आप बोल रहे हो जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज है, अपने को लग रहा है कोई इन्फेक्शन रहा है लंबा, उस कारण अब ये तो अपने मेथड काम नहीं करेंगे, तो फिर अपने आईवीएफ पे जाते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज जो है, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सेम चीज़ है ना? हाँ जी। तो ये ब्लॉकेज यूजुअली दोनों होती हैं या एक का रीज़न रहता है? देखो, ट्यूबल ब्लॉकेज लगभग तो एक ही ट्यूब ब्लॉक होती है, पर बहुत बार केसेस में होता है कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गई। अच्छा। तो ये ब्लॉकेज काफ़ी कॉमन रहता है, जैसे अपने यहाँ पे काफ़ी कॉमन देखते हैं कि ट्यूबल ब्लॉक है। क्यों रहता है इतना कॉमन? कि जो इन्फेक्शन को जो अपने इग्नोर करते हैं, ओके, वेजाइनल इन्फेक्शन को जो अपने इग्नोर करते हैं। अपना जैसे ये देखती हूँ मैं कि जब पेट दुख रहा है, मैडम पेट दुख रहा है, वो पेट पता नहीं उनका कितने सालों से दुख रहा है। अच्छा। डिस्चार्ज है, स्मेल आ रही है, इचिंग हो रही है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी इग्नोर करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दिन में आपको ख़राब नहीं करती, ये धीरे धीरे टाइम के साथ में फिर वो जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज होता है और उससे फिर वो इनफर्टिलिटी होती है। तो आपको ऐसे कभी भी ऐसे सिम्टम्स वगैरह हैं तो आपको तुरंत जाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके आपको कंसल्टेशन करना चाहिए कि भाई ऐसे मुझे दिक्कत क्यों है। तो जब ट्यूबल ब्लॉकेज होती है तो आप यूट्रस क्लीनिंग जो चीज़ होती है, कहीं कहीं मैंने सुना है यूट्रस भी क्लीन करते हैं कई लोगों की, उस रीज़न से होती है या यूट्रस क्लीनिंग एकदम अलग चीज़ है? यूट्रस की ऐसे तो ऐसा कोई क्लीनिंग की मेरे हिसाब से आप बात कर रही हो कि डीएनसी वगैरह, आई थिंक डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, ऐसे यूट्रस की क्लीनिंग की अपने को नीड नहीं होती। ओके। यूट्रस तो सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है। ओके। जो खुद से ही, मतलब उसमें ये ऐसे मैकेनिज्म है जो खुद से ही क्लीन होता रहता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है अपने को, उस टाइम ब्लीडिंग हो जाती है, क्लीन हो जाता है। तो जो आप बोल रहे हो वो मेरे हिसाब से ये बोल रहे हो कि जैसे डीएनसी कई बार अपने जैसे मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, अच्छा। उस टाइम जो अपने डीएनसी करते हैं, ओके।
डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज यूट्रस के अंदर से हम लोग को बेबी का जो भी अवशेष है वो निकालना पड़ता है। वो चीज़ अलग है। अच्छा, वो इससे वो relevant अलग है, नहीं इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। ओके। दोनों कभी कभी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, उस ब्लॉकेज के टाइम पर नेचुरली कंसीव करने के कितने चांसेस होते हैं? देखो, वो डिपेंड करता है आपकी कितने एक्सटेंड तक आपका डैमेज हो रखा है। जैसे ट्यूब अपने काफ़ी लंबी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर अराउंड मान लो आप, ठीक, वैसे घूम के 8 to 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो अब उसका कहाँ का ब्लॉकेज है ओके। और वो कितनी डैमेज हो रखी है। अगर वो सीवियरली डैमेज्ड हैं, लग रहा है जैसे, अपने पास में जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे अपने देख लेते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी से देख लेते हैं। लेप्रोस्कोप एक तरीके से पेट में जैसे दूरबीन डाल के अपने देख लेते हैं कि कितनी ब्लॉकेज दिख रही है। अगर ऐसे लग रहा है सीवियरली डैमेज्ड है, तब नेचुरली कंसीव करने का अपने को कम ही चांस लग रहा है कि हाँ डैमेज्ड है, कुछ नहीं होगा, तो सीधा IVF आप रेकमेंड कर देते कि आप IVF करा लो। IVF करा लो, कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसे लग रहा है जैसे ट्यूब जहाँ से यूट्रस से अटैच्ड है वहाँ पर ही उसमें डैमेज होता है। तो उसमें जैसे कई मेथड आते हैं, ट्यूबल कैन्युलेशन वगैरह बोलते हैं उनको। तो ऐसे उसमें एक कैनुला डलती है नीचे सर्विक्स के थ्रू, उससे वो कई बार ट्यूब ओपन भी हो जाती है। अच्छा, तो उनमें मतलब नेचुरली भी कंसीव हो सकता है। IVF के सक्सेस रेट क्या होते हैं? IVF की सक्सेस रेट कपल की एज पे डिपेंड करती है। अच्छा। जैसे कपल अंडर 35 है तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। जैसे मानो IVF किया, वैसे तो एक ये होता है IVF में, जैसे अपने एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में सक्सेस रेट बढ़ती जाती है। मतलब आपने एक कराया वो फेल हो गया तो सेकंड में ज़्यादा सक्सेस रेट रहने के चांसेस होते हैं। ओके। तो एक के बाद में मतलब आपको दूसरा तीसरा आप कराओगे तो एक तो सक्सेस रेट बढ़ती जाती है। दूसरी, अगर आपकी एज जैसे 35 से कम है तो लगभग 45 to 55 के अराउंड रहती है आपकी सक्सेस रेट, 40 अराउंड रफ मान लो। उसके बाद में 35 से 37 के बीच में थोड़ी और कम होती जाती है, 40 to 45 के आसपास। फिर 40 के बाद में ज़्यादा और कम होती जाएगी। जब आप IVF कराते हो तो जैसे गुड न्यूज़ मूवी में काफ़ी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन आ गया कि स्पर्म मिक्सिंग का बहुत चांसेस होते हैं, तो ये पॉसिबल है? ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। अच्छा। ऐसे मिक्सिंग नहीं होती कि अपने इतने सारे सैंपल आ रहे हैं। क्या डाउट क्या होता है पेशेंट को कि जब इतने सारे सैंपल आ रहे हैं तो फिर वो तो ऐसे इधर उधर पड़े हैं तो मिक्स हो जाएंगे। हाँ। ऐसे नहीं होता। जो IVF सेंटर जो काम कर रहे हैं वो बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो सैंपल कलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर लेबलिंग होती है, उनको प्रॉपर नंबर दिया जाता है, उनको स्टोरेज जो करते हैं उसमें भी उसका प्रॉपर कोडिंग होना। तो मिक्सिंग का तो चांस ही नहीं है। अच्छा। ये तो बिल्कुल ही मतलब दिमाग में ही रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम ये तो मिक्स हो जाएगा, क्या पता चलेगा। IVF में मेरा एग ने किसी और का एग ले लिया तो ये भी रहता है। तो ये नहीं होता। ये बहुत मतलब आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है अगर आप ऐसा होता है तो कुछ। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के पेशेंट हो, डायबिटीज़ या कोई और चीज़ के, तो आप IVF करा लो, उसमें वो चीज़ें निकल जाएंगी बाहर, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये चमत्कार तो नहीं देखा कि डायबिटीज और वो भी निकल जाएगा साथ में। क्योंकि वो लोग नॉर्मली, हम कंसीव इसलिए नहीं कर रहे कि मेरे हस्बैंड या मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो सोचा कि IVF करा लेते। IVF से कैसे निकलेगा वो, आप खुद ही सोचो, नहीं निकल सकता। डायबिटीज से हाँ हो सकता है, आपको कंसीव नहीं कर पा रहे हो आप। अच्छा। पर ये निकलेगा तो नहीं। IVF की कॉस्टिंग जो होती है कितनी महंगी पड़ती है? साइकिल के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ। जैसे एक साइकिल लगभग 2 या 3 साइकिल ही लेते हैं लोग साथ में, तो लगभग 1.5 to 2 लाख के अराउंड। ओके। तो इसके अंदर कितनी प्रॉपर टेक केयर करनी पड़ती है आपको क्योंकि IVF इज लाइक आपने नेचुरली कंसीव नहीं किया है, तो कहते हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आपको। देखो ऐसे तो कोई प्रिकॉशन नहीं लेने पड़ते। IVF में तो जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपका करना है IVF, ठीक, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन वगैरह शुरू करता है। फिर वो हाँ ठीक है कुछ डाइट वगैरह बता देते हैं, बट वो तो प्रॉपर जो अब आपकी बॉडी पूरी डॉक्टर के हाथ में है। अब वो जैसे बोलेंगे जैसे इंजेक्शन लगे हैं, फिर इस टाइम पे आपको विजिट करना है, फिर आपका इस टाइम एग निकालेंगे, ये तो प्रॉपर ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा। बस आपको जाना है नॉर्मल, ऐसे मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि आपका IVF हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ डरने वाली बात की है। बहुत से लोगों में ये होता है कि
फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, पहला स्टेप आपको क्या करना है, की ज़रूरत है? व्हेन यू डू अ किड टेस्ट और आपको पता चल गया यू आर प्रेग्नेंट नाउ, आप पहली चीज़ क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो जब भी बहुत आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, हाँ, तो आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। वहां जाके आपको अपना एक बेसिक चेकअप है जो आपको रिकमेंड वो करते हैं, वो करवाना है। हाँ, हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जैसे प्रेगनेंसी का पता चला तो जैसे गांव में अपने ऐसे देखते हैं कि आते ही नहीं है, 3-3 महीने तक नहीं आते कि सजेस्ट करते हमारा 3 हाँ, महीने तक हम बाहर नहीं बताएंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर बताएंगे नहीं तो नजर लग जाएगी, हाँ, नजर नहीं बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो घर पे बैठे रहते हैं। और फिर जब वो आते हैं, एक्चुअल में ये होता है जैसे कई बार जैसे ठीक है नहीं आए कोई बात नहीं, पर जैसे कई बार वो डिले हो जाते हैं तो पता चलता है कि बेबी की तो हार्ट बीट ही नहीं बनी। 3 महीने से सोच रहे हो मेरे बच्चा है, फिर पता सडन आपको पता चले कि मैं जिसको लेके घूम रही हूँ उसमें धड़कन ही नहीं थी, इससे बढ़िया तो मैं पहले ही चली जाती। धड़कन कब डिटेक्ट होती है फर्स्ट, मतलब हार्ट बीट? लगभग आपको 6 to 7 वीक्स के अराउंड। अच्छा, जब प्रेगनेंसी का हाँ 1.5 महीना के बाद में 1.5 महीने के आसपास आपको पता चल जाता है धड़कन। अच्छा, तो बहुत से केसेस में धड़कन नहीं मिलती है तो उस टाइम पे बच्चा अबॉर्ट करना पड़ता है। हाँ, और वो कितना पेनफुल होता है? वो देखो पेनफुल तो रहता ही है। अगर आपने प्रेगनेंसी का प्लान किया, आपको पता चला हाँ गुड न्यूज़ की प्रेगनेंसी है, फिर पता चले कि बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी, तो ये एज जो डॉक्टर जो खुद बताता है ना, वो खुद उससे ज़्यादा तकलीफ में होता है कि मैं इसको कैसे बताऊँ कि आप जो सोच रहे थे कि भी बच्चा है पर उसका धड़कन नहीं बनी, तो अपने को करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा, डीएनसी करनी पड़ेगी या मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो पेनफुल तो रहता ही है वो। जैसे आपने बोला कि दिखाते नहीं है 3 महीने तक गांव में, कुछ लेडीज होती है जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाती कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो वो हैवी लिफ्टिंग का काम करने लग जाती है जो मतलब नहीं करना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर अवॉइड करने को कहते हैं, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत करो, वो ये करती है। और कुछ विमेंस होती है जिनमें ऐसा होता है ब्लड क्लॉट ही एज ए प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है, ऐसा भी है क्या? ब्लड क्लॉट, थक्का जो कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, नहीं जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे हाँ जैसे कई बार इनरेगुलर पीरियड होते हैं, तो फिर पहली बात तो कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी हो गई क्या, और वो काम करती रहती हैं। तो इन जनरल काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे कोई बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, जैसे कोई लेबर है, तो हाँ जैसे वो ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम आते हैं जब उनको ऐसे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है ना, ब्लड क्लॉट पास होते हैं कि हाँ मेरे तो दिन चढ़े हुए थे, तो पर आज मुझे ब्लीडिंग हुई है, अच्छा, इस कारण मैं आपके पास आई हूँ दिखाने के लिए। तो हाँ कई बार जैसे उस टाइम पता चलता है। इन जनरल अवॉइड करना चाहिए अपने को काम, बहुत हैवी काम, बट हाँ कई बार अब करती हैं उनको तो पता ही नहीं होता, तो वो फिर वैसे करती रहती है। तो एज अ डॉक्टर आप कितने लोगों को सजेस्ट करते हैं, अपने कितने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेस्ट लो? अच्छा, देखो मैं फुल बेड रेस्ट में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अच्छा, कि आप फुल बेड रेस्ट लो, कोई मेरे पास आएगा कि हाँ मैडम अब तो मेरे 2 महीने का बच्चा है तो मैं एकदम रेस्ट लूँ, जब तक उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा हो। जैसे अब जैसे किसी में ब्लीडिंग ही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और ब्लीडिंग हो रही है, डेफिनेटली उसको तो रेस्ट करना है। अच्छा, उसको अपने सपोर्ट देते हैं, बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब ये है कि आप थोड़ा हल्का फुल्का काम अपना काम कर सकते हो और आपको बेड रेस्ट लेना है। और जैसे किसी की हिस्ट्री रहती है कि पिछले बार उसको अबॉर्शन हुआ है, रिकरेंट अबॉर्शंस रहे हैं, उसको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। इन जनरल अगर एकदम पूरा अच्छा है पेशेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बढ़िया प्रेगनेंसी चल रही है, तो उसको मैं जनरली नहीं बोलती रेस्ट के लिए। क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, आप जो प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स है उस कारण जैसे कई बार डिप्रेशन वगैरह, डिप्रेसिव माहौल, आपको मूड ऐसा रहता है, तो वो फिर ज्यादा होगा। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे, आप घर में रहोगे, इधर उधर घूमोगे नहीं, तो आराम से एंजॉय करो प्रेगनेंसी ऐसे कोई वो थोड़ी है कि अपने को जेल में डाल दिया, अब तो आराम से बेड रेस्ट ही करना है, आराम से एंजॉय करना चाहिए उस पीरियड को अपने को। तो जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं बहुत से लोगों को, आपने पहले भी अबॉर्शंस हुए होते हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप किसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई इसको रेस्ट मुझे पक्का बोलना है कि तुझे रेस्ट करना ही करना है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी की में बहुत सारे हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं हाई रिस्क क्या है, एक तो इसमें सबसे पहले मैटरनल एज। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट लेडी की एज जैसे 18 साल से कम है किसी की, या फिर किसी की 35 से ज़्यादा है, मतलब बड़ा एज में उसको प्रेगनेंसी हो रही है, 35 से ज़्यादा है, वो एक तो रिस्क में है। इसके अलावा किसी का जैसे बीपी ज़्यादा है, अच्छा, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, या फिर किसी में शुगर की दिक्कत है, या फिर किसी को अबॉर्शन हुए हैं पहले,
या पहली डिलीवरी के टाइम में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रहा है ब्लीडिंग का, तो उनको अपने जनरली बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नॉर्मल। प्रेगनेंसीज में टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की? मतलब वैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी जो इंट्रा यूट्राइन होती हैं, जो यूट्रस के अंदर होती हैं, हाँ हाँ। और एक यूट्रस के बाहर हो जाती हैं। अच्छा। जैसे कई बार प्रेगनेंसी यूट्रस में ना लग के जैसे फैलोपियन ट्यूब में लग गई या फिर ओवरी में लग गई, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये आपको इसी के लिए आपको जब भी आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। अच्छा। क्योंकि कई बार अपने जब इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो जैसे एक्टोपिक हो गई, ट्यूब में हो गई, तो अचानक से ट्यूब फट गई, हाँ हाँ। कुछ आपको सिम्टम्स आएंगे, आप उस टाइम डॉक्टर के पास जाओगे एक्टोपिक में, तो तब तक काफ़ी दिक्कत हो जाती है पेशेंट को। तो प्रेगनेंसी जब भी डिटेक्ट हो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह है क्या, आपका बेबी हेल्दी है क्या, ये सब आप डॉक्टर देख के आपको बताएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होना मतलब डेंजरस है या नॉर्मल है? किसी को भी हो जाती है कभी भी? फर्स्ट देखो, ब्लीडिंग होना तो वैसे भी नॉर्मल तो नहीं होता। ब्लीडिंग होता है तो ये अपने आप में थोड़ा रिस्की हो जाती है प्रेगनेंसी। हाँ हाँ। पर ये काफ़ी कॉमन होता है। अच्छा। मतलब 100 में से 20 लेडीज़ को तो होती है। इतना कि स्पोर्टिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल, किसी को तो हल्की फुल्की स्पोर्टिंग होती है, किसी को कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। हेमरॉइड्स जो हेमरॉइड्स तो हाँ। अलग चीज़ है। अच्छा, अलग है वो तो अलग है। बट वो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी होते हैं? हाँ, कई बार हो जाते हैं। कई बार जैसे हो कि हाँ, जाते हैं। किसी को पहले से रहे हुए हैं तो वो उस टाइम उसको सिम्टम्स साथ में और प्रेगनेंसी के साथ में। हेमरॉइड्स क्या होते हैं? हेमरॉइड्स तो जैसे ये अपने लोकल लैंग्वेज में मस्से बन गए। अच्छा। और फिर वो ब्लीडिंग होती है उनसे। ओके। और वो जैसे अपने एनल एरिया के आसपास वहाँ पे बनते हैं। कौन से महीने में आपको डिटेक्ट होता है कि आपके ट्विंस होने वाले, ट्रिपलेट्स होने वाले हैं? कई लोगों को होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को सुनकर, तो कौन से महीने में ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है आपके? कि आपके सिंगल प्रेगनेंसी है, कि हाँ। आपके ट्विंस हैं, ट्रिपलेट हैं, तो ये अपने को जब अपने अल्ट्रासाउंड करते हैं 6 वीक के अराउंड, 1.5 महीने के आसपास, उस टाइम पता चल जाता है अपने को। अलग अलग जी सैक, जेस्टेशनल सैक जो थैली दिखती है गोल गोल सी, वो दिख जाती है उसमें। तो 6 वीक 1.5 महीने के आसपास पता चल जाता है कि आपके ट्विंस हैं कि ट्रिपलेट्स हैं। आपने ट्विंस डिलीवर करे? हाँ। कितने? ट्विंस मतलब काफ़ी डिलीवर किए मैंने। और कितने एक्साइटेड होते हैं लोग ट्विंस को लेकर? ट्विंस को लेके कई बार तो मतलब मैंने ऐसी भी डिलीवरी कराई कि उनको पता नहीं है हमारे ट्विंस हैं। अच्छा। वो एकदम लास्ट स्टेज में आके डिलीवर हुए हैं। ट्रिपलेट थे वो। अच्छा, ट्रिपलेट्स भी कराए आपने? ट्रिपलेट्स भी डिलीवर कराए, उनको पता नहीं था कि मेरे ट्रिपलेट्स हैं। हाँ हाँ। तो फिर वो जो सबका रिएक्शन कि हाँ इतने बच्चे, माँ का तो ये रिएक्शन कि इतने सारे 3 बच्चे मैं कैसे संभालूंगी। कि मैं तो एक का सोच के आई थी। हाँ, ये 3 हो दो गए। नहीं 3 हो गए। तो ट्रिपलेट्स मतलब रीजंस क्या होते हैं डबल ट्रिपलेट्स या ट्विंस के पीछे के? अलग अलग रहते हैं। जैसे कई बार तो जैसे अब ये एग रिलीज हुआ अपने, अब 2 एग फर्टिलाइज हो गए। अच्छा, एक साथ ही? एक साथ ही। तो ये ट्विंस हो गए। या फिर जब वो फर्टिलाइज हो गए, जब वो बेबी बन रहा था, तो ऐसे कुछ स्टेजेस होती हैं। उस टाइम वो जब उनका मतलब क्लीवेज हुआ, जो बटे जब वो अलग अलग हुए तो वो 2 अलग पार्ट बन गए। अच्छा। तो उस टाइम वो ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टेज पे है, या तो ये पहले हो गए या फिर जब बेबी बन गया उसके बाद में वो क्लीवेज की कई स्टेजेस होती हैं, उस टाइम बन गए 2 बच्चे या 3 बच्चे, ट्रिपलेट बन गए। तो अभी तक आपने जनरली कितने डिलीवरीज कराई हैं अपने करियर में? मैंने मेरे कैरियर में अभी तक ऐसे मान लो आप नॉर्मल डिलीवरी लगभग 6-7,000 के अराउंड है। और सिजेरियन लगभग होंगे 800 के आसपास, 700-800 के आसपास। अच्छा, उसमें से लड़कियां कितनी थी आपके? लड़कियां काफ़ी हैं, लगभग आधी लड़कियां आधे लड़के। अच्छा। लगभग यही रहता है। तो आप कितनी एक्साइटेड होती हो लड़कियों को कि लड़की हुई है? मैं लड़की होने पे काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ कि हाँ लड़की हुई है। और फैमिली रिएक्शन? फैमिली रिएक्शन डिपेंड करता है। अच्छा। कि उनके पहले क्या है। अगर वो फर्स्ट चाइल्ड होता है तब तो फैमिली न्यूट्रल रहती है। हाँ। पर सेकंड चाइल्ड में तो फैमिली का रिएक्शन थोड़ा सा यूँ रहता है कि ठीक है बेबी है, खुशी है, बट उतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, जो जितना होना चाहिए था। वो तो अपने है ही, इंडियन कल्चर में इतना है ही। आप अबॉर्शन करवाए आपने अभी तक कोई? अबॉर्शन जैसे हाँ इंडिकेशन होते हैं तो कई बार करने पड़ते हैं। और कोई जो चाहता नहीं है उसको ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा? हाँ हाँ, वैसे भी केसेस आपके पास हाँ, है? वैसे भी आते हैं कई बार। जैसे ऐसे आ गया कोई
कि अभी मेरे 3 महीने पहले डिलीवरी हुई थी हाँ हाँ। और मैं वापस से प्रेग्नेंट हूँ, अच्छा। तो अब 3 महीने का बच्चा है, अब उसको रखना नहीं है तो वो तो उसकी कपल की चॉइस है। तो फिर कई बार अपने को ऐसे केसेस को करना पड़ता है। जो हम कहते हैं ना लीगैलिटी क्या है, मतलब अबॉर्शन की लीगल है या नहीं है हमारी कंट्री में, जैसे अबॉर्शन? अपनी कंट्री में लीगल है अबॉर्शन, बस कुछ उसकी लिमिट दे रखी है कि इस एज तक अपने कर सकते हैं। अच्छा। पहले था 20 वीक्स तक, अब ये 24 वीक्स तक कर दिया। ओके। तो अब ये है कि पहले 20 वीक्स मतलब लगभग 5 महीने तक एक डॉक्टर कर सकता है। अच्छा। जब ये 20 वीक्स से 24 वीक्स आते हैं उस टाइम 2 डॉक्टर का डिसीजन लेके अबॉर्शन का फिर होता है अबॉर्शन। ओके। अबॉर्शन मतलब एक वेल डेवलप्ड बच्चा जो 3 महीने का, जैसे आप बता रहे थे हार्ट बीट नहीं आती है, उसका अबॉर्शन करना कितना पेनफुल होता है? देखो, जो जिसके बेबी के जैसे हार्ट बीट नहीं आई तो वो तो अपने उसको काउंसिल कर दिया पेशेंट को कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, हार्ट बीट नहीं है, तो इतना तो वो मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई किस कोई इंडिकेशन के कारण ही कर रहे हैं अपने ये। तो फिर वो इतना नहीं रहता। बस हाँ, एक बार उनको काउंसलिंग करने में कि आपको पहले पता ही नहीं थी, हाँ। और फिर जब आपको बताया तो काउंसलिंग के टाइम ही थोड़ा रहता है, फिर समझ ही जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। बट जो हमारी बॉडी इससे ड्रेन होती है, मतलब बहुत पेनफुल होता है। एक 3 महीने में बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, ब्रेन मतलब हेड वगैरह सब बोन्स वगैरह डेवलप होनी शुरू हो जाती है क्या 3 महीने? हाँ, 3 महीने में बच्चा पूरा बन जाता है। तो वो कितना उस लेडी को फिजिकल पेन देता है? आप अबॉर्शन हाँ 2 मेथड करते हैं लगभग, जैसे कई बार तो मेडिसिन देते हैं और कई बार जैसे डीएनसी करनी पड़ती है अपने को। मेडिसिन तो अपने ओरल मेडिसिन देंगे, उससे अबॉर्शन होगा। और जैसे डीएनसी होती है जो अपने इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं सफाई, अच्छा वो अपने जनरली एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। अच्छा। तो फिर वो तो पेनफुल नहीं रहती, वो तो प्रोसीजर, क्योंकि पूरा उसको लेडी को नहीं, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ओके। और मेडिसिन से थोड़ा हाँ पेन तो रहता है, पर वो भी इतना पेन नहीं है कि अपने उसको बेयर नहीं कर सकते। अबॉर्शन या मिसकैरेज 2 टर्म्स हैं, दोनों के अलग रीजंस हैं, पर इसके बाद हमारी बॉडी वापस बेबी प्लानिंग या जब हम करते हैं ना कि हम अभी बच्चा प्लान करने के लिए रेडी है, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे रेडी कब तक, मतलब किस टाइम रेडी हो जाती है? हाँ। तो देखो, अबॉर्शन मिसकैरेज अगर अर्ली हुआ है अपने 3 महीनों के अंदर ही ऐसा हुआ है तो आप 3 महीने का गैप लेके कर सकते हैं। 3 महीने कि 3 महीने रिकवरी पीरियड रहता है अपने बॉडी का। 3 महीने के बाद में आप सेकंड बेबी अपना प्लान कर सकते हैं, पर उस ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है। कुछ बेसिक आपको मेडिसिन सबको लेनी होती हैं, जैसे आयरन कैल्शियम अपने रिकवरी के लिए अच्छा रहता है, वो लो। पूरा प्रॉपर अपने को प्रोटीन डाइट, हाइड्रेशन अपना अच्छा। तो ये सब आप अच्छा रखोगे तो आप 3 महीने बाद में रेडी रहते हो सेकंड बेबी के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस तरह का क्या रीज़न था और कब आपका अबॉर्शन हुआ है, उसको सबको देख के मतलब अपना डिसाइड करते हैं। इन जनरल ये 3 महीने का रहता है। 3 महीने का। मिसकैरेज जो होता है यूजुअली कभी कभी डिटेक्ट होने से पहले उनका मिसकैरेज हो जाता है, इसके पीछे का रीज़न? देखो, डिटेक्ट होने से पहले मिसकैरेज हो जाता है, कई बार तो वो प्रेगनेंसी होती नहीं है। अच्छा। 5-7 डेज जब आपके मिस हो जाएं तब आपको करना होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। 5 मिनट्स तक आपको रखो और उसी टाइम उसको रीड करो, अगर 2 लाइन आ गई हैं तब आप प्रेगनेंसी है। तो अगर आप उसको जैसे नहीं करोगे, 5 मिनट बाद में अगर आप उसको रीड करोगे तो 2 लाइन कई बार आ जाती हैं ऐसे भी, तो वो उसको बोलते हैं ना फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा। तो कई बार वो फॉल्स पॉजिटिव को प्रेगनेंसी मान लेती हैं। ओके। और फिर वो उनको ब्लीड हो जाती है। तो कई बार यूं ही कि वो थी नहीं प्रेगनेंसी। ओके, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ कि प्रेगनेंसी हो गई, तो बिना डिटेक्ट किए हुए कई मुश्किल होता है। ओके। अगर एजुकेशन है प्रॉपर, अगर वो एजुकेटेड है तब तो अपने ऐसे मान लेते हैं कि हाँ होगा। पर कई बार क्या वो फॉल्स उसको टेस्ट को इंटरप्रेट करके कि हाँ मेरे थी प्रेगनेंसी। ऐसे बहुत बार होता है कि मैडम मेरे 5-6 दिन मिस होते हैं, फिर मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। हाँ। क्या आपने कभी टेस्ट करवाया? नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया मैंने, पर मेरे ऐसे मुझे ऐसे सिम्टम्स से लगा, मेरा ऐसे जी सा घबराता रहता है और फिर वो मेरे अबॉर्शन हो गया। तो वो अपने मान भी नहीं सकते अपने कि हाँ प्रेगनेंसी थी भी क्या। अच्छा। और जैसे कई बार क्या होता है कि किट में पॉजिटिव आता है, रियल में होती नहीं है प्रेगनेंसी। होती नहीं है। किट भी कभी कभी वो फॉल्स रिजल्ट देते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स है, मल्टीपल मिसकैरेज के रीजन भी हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स हाँ इन जनरल नहीं होता। नहीं होता ये। यूट्रस को डैमेज भी नहीं करता? नहीं, ये कोई डैमेज नहीं करते, उल्टा बर्थ कंट्रोल पिल से तो अपने कई कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। ओके, बर्थ कंट्रोल पिल हेल्प करती है कैंसर को रिड्यूस रिड्यूस करने में हेल्प करती है।
अगर उनको जैसे लिया जाए, उनमें हार्मोनल पिल्स होती हैं, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होती हैं, तो अगर आप उनको कंटिन्यूस ले रहे हो तो स्टडीज यही बोलती हैं उसमें कई सारे अपने रिस्क कम हो जाते हैं कैंसर की, तो ये बेनिफिशियल रहती हैं। और उनसे मिसकैरेज का तो कोई रिलेशन नहीं है, उनका रिलेशन नहीं है मिसकैरेज का। बट ओवर कंजम्पशन मतलब नहीं है ऐसा, कोई ओवर कंजम्पशन भी कोई नहीं करता उसका। अच्छा, आप उसको ऐसे ही रहता है कि आप 5 साल तक कंटिन्यूस ले रहे हो तो आपका जैसे ओवेरियन कैंसर, इनकी रिस्क आपकी कम हो जाती है, तो ऐसे ओवर कंजम्पशन वाली चीज़ नहीं होती इसमें। अबॉर्शन के लिए पिल्स भी खाई जाती हैं हाँ विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, बिल्कुल लेते और हैं वो लोग। हेल्दी है? ये मतलब कितना कॉमनली होता है मैं आपको बताऊं। प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, हमें बच्चा नहीं चाहिए, सीधा काउंटर से जाके ड्रग ले लेते हैं हाँ हाँ फार्मासिस्ट से, हाँ। और वो खा जाते हैं। अच्छा, ठीक, ये अब सोचो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है तब तो निकल जाएगी, अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्यूबल हुई तो एक्टोपिक हुआ तो ट्यूब रप्चर हो जाती है। वो प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो फिर आप तो एकदम इस कंडीशन में आते हैं कई बार पेशेंट कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन खाते हैं कि आपका जैसे हुआ खुद से ड्रग ले ली, फिर खा ली, फिर पता चला कि आए कि हमने हाँ उस टाइम ड्रग ली थी। तो कभी भी नहीं लेना होता अपने को खुद से पिल। हमेशा आपको जाओ, विजिट करो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आपको अगर आपको लगेगा डॉक्टर को कि हाँ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, इनको है ज़रूरत देने की, सही में ज़रूरत है, तो डॉक्टर देगा। आपको खुद से नहीं खाना होता। अच्छा, बहुत सी लड़कियां करती हैं ये, बट हेल्थी नहीं है ये चीज़। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ये। आपको जैसे हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे शर्म की वजह से कि मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी, इधर पता चल गया तो उधर पता चल गया तो, पर कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अगर आप जाओगे गायनेक के पास जाओगे, वो आपके प्रॉपर टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करा के वो कि क्या है, कहाँ पे है प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इंट्रायूट्राइन है कि कहीं एक्टोपिक है, उसके बाद में वो आपको पिल्स देंगे। तो आपको शर्म नहीं रखनी चाहिए। आपको अगर है नहीं रखना तो ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई है तो फिर आपको नहीं रखनी तो आप जाओ आराम से ले लो उनसे जाके। डॉक्टर, एज ए डॉक्टर आप उसे सजेस्ट कर देते हो, तो आफ्टर पिल इफेक्ट जो होता है अबॉर्शन के बाद का, उसमें क्या इफेक्ट होता है? बहुत हैवी ब्लीडिंग मैंने सुनी है, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। देखो, एक तो ब्लीडिंग अपने को जैसे अबॉर्शन की पिल्स लेते हैं उसके बाद में 5-6 दिन काफ़ी हैवी ब्लीडिंग रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे रह सकता है जब ब्लीडिंग हैवी हुई फिर नॉर्मल ब्लीडिंग होके ख़त्म, बंद हो गया। ठीक, तो कई बार क्या होता है फिर वापस 10 डेज बाद में ब्लीडिंग आ रही है, कई बार 15 डेज बाद में, तो एक बार थोड़ा सा साइकिल अपना गड़बड़ा जाता है। ज़्यादातर ये रहता है कि अपना थोड़ा साइकिल गड़बड़ा जाएगा तो उसको नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगता है, और कई बार नहीं होता, कई बार टाइम टू टाइम आने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई मेजर नहीं है इफेक्ट कि आफ्टर पिल इफेक्ट ऐसा है कि अपने उस चक्कर में अवॉइड ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मेजर नहीं होता। एज ए डॉक्टर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी लेकर, आप उन्हें टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग के लिए भेजते हो, जो सोनोग्राफी होती है? कितने महीनों में बच्चा डेवलप हो गया है, कितने महीने में उसके हाथ पैर सब बनने लग जाते हैं? ये सारी चीज़ें देखने के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है क्या बेबी का, इसके लिए अपने सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट विजिट पे अपने उसकी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक, उसको जैसे अराउंड 6 हफ्ते के आसपास करवाते हैं अपने, 6 वीक्स 1.5 महीने के आसपास। उसमें ये देख लेते हैं कि हाँ बेबी बनना शुरू हो गया है क्या, उसमें हार्ट बीट आ गई है क्या, ये देखते हैं। इसको अपने डेटिंग स्कैन बोलते हैं। अच्छा, डेटिंग इससे अपने को डेटिंग स्कैन इसलिए बोलते हैं, 1.5 महीने के आसपास जो होती है, कि उससे अपने को प्रेगनेंसी जो डिलीवरी डेट है ना वो पता चल जाती है कि डिलीवरी कब होगी। फिर अपने उसका नेक्स्ट स्कैन करवाते हैं 11 to 13 वीक्स के आसपास, मतलब जब लगभग आपका 30वां महीना खत्म हो रहा होता है। तो उस टाइम अपने को उस स्कैन को बोलते हैं NT-NB स्कैन। उसमें बच्चे की नाक की हड्डी और गले के पीछे की मोटाई देखते हैं। अच्छा, उनको देखने से बच्चे की कुछ सिंड्रोम्स होते हैं वो अपने को पहले पता चल जाते हैं। डाउन सिंड्रोम है और ट्राइसोमी 18 है, ये सारे अपने को पता चल जाते हैं कि बच्चे में है क्या। तो एक तो वो करवा लेते हैं। उसके साथ में ड्यूअल मार्कर टेस्ट हो जाता है, तो उससे अपने को एक पिक्चर मिल जाती है कि हाँ बेबी अपना हेल्दी है कि कुछ दिक्कत है उसमें। तो ऐसे टाइम टू टाइम हमने जैसे फिर 5वां महीना खत्म हो रहा होता है तो 18 to 22 वीक्स के बाद में लेवल 2 स्कैन करवाते हैं। उसमें बेबी का पूरा डिटेल में देखते हैं अल्ट्रासाउंड लेवल 2 में, कि बच्चे की आँखें, हड्डियाँ, उसकी किडनी, उसके लंग्स, उसकी इवन अंगुलियाँ, ये सब नॉर्मल है क्या, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो ये उस टाइम करते हैं।
इसके बाद में जैसे 7-8 मंथ के आसपास ग्रोथ स्कैन होते हैं बच्चे की, ग्रोथ प्रॉपर हो रही है क्या बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो वगैरह नॉर्मल है क्या, तो ये बात की होती है। तो अगर मतलब लगभग मान लो मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड तो अपने को करवाने होते ही हैं। तो फिर अगर आपको कुछ इंडिकेशन लगते हैं तो उस हिसाब से आप अल्ट्रासाउंड से देख लेते हो कि बेबी अपना पूरी प्रेगनेंसी अपनी और बच्चा है वो नॉर्मल चल रहा है क्या, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके साथ में बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसके थ्रू पता चलता है बच्चे में डाउन सिंड्रोम या ये सब दिक्कत नहीं है? हाँ, अच्छा, वो भी होते हैं। वो जैसे मैंने बताया ड्यूअल मार्कर। अच्छा, ड्यूअल मार्कर है। ड्यूअल मार्कर देखते हैं, ये अपने 3 महीने पे होता है। फिर एक क्वाड्रुपल मार्कर होता है। अच्छा, वो जैसे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, 5वां महीना जब खत्म हो रहा होता है उसी टाइम क्वाड्रुपल मार्कर होता है। उनसे अपने को पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम वगैरह है कि नहीं बच्चे में। ये अब स्क्रीनिंग जैसे होती है तो कई डॉक्टर आपको मल्टीपल टाइम, मतलब आपने 4 बताई, मिनिमम 4 करवाते हैं, मिनिमम 4 करवाते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स होते हैं आपको हर महीने बोलते हैं कि आप करवाओ स्क्रीनिंग सेफ्टी के लिए। वो बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगी? क्योंकि सोनोग्राफी में वो रेडिएशंस का इफेक्ट होता है, बोलते हैं सब लोग कि सोनोग्राफी से वो इफेक्ट हो रहा है, हम बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। देखो, वो तो पहली बात तो सोनोग्राफी से बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। अगर आप रोज भी अल्ट्रासाउंड कराओगे ना, अच्छा, तो भी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पहले बात तो सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं होते। अच्छा, रेडिएशंस नहीं। सोनोग्राफी में साउंड वेव्स होती हैं, जो अपने बोल रहे हैं ये साउंड वेव्स होती हैं, जो अपने को प्रोब के थ्रू पिक्चर देती हैं। वो प्रोब जो लगाते हैं उससे पिक्चर मिलती है अपने को। तो पहले बात तो बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होती। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में रोज एक बार करा लोगे ना तो भी नहीं होगा कुछ भी। तब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने। जो चीज अगर हार्मफुल होती है अपने वैसे ही नहीं कराते। जैसे एक्सरे बिल्कुल नहीं करवाते प्रेगनेंसी में, जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि करवानी पड़ेगी। ठीक, तो आप अल्ट्रासाउंड से कोई दिक्कत नहीं होती। और बार बार कई जैसे डॉक्टर करवाते हैं तो वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होता है। अच्छा। ये मिनिमम बताया मैंने आपको 4। अच्छा। अब जैसे किसी में ऐसे लग रही है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ कम लग रही है, IUGR बेबी है, तो फिर उसमें अपने को ज़्यादा भी करवानी पड़ जाती है। तो अपने पेशेंट स्पेसिफिक चलना पड़ता है, अपने उसकी कंडीशन देख के अपने करवाते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हमारे गांव एरिया में जो होता है यूजुअली मदर इन लॉस नहीं बच्चे की इतनी नहीं करवाएंगे हम। हाँ, डॉक्टर तो पागल है, ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी करवा रही है। हाँ, ऐसे आप लोग डील करते हो डेली बहुत आते हैं कि आपने इतनी अल्ट्रासाउंड करा ली, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कल को बच्चे में कोई दिक्कत हो जाए और आप क्यों करवा रहे हो। तो फिर उनको अगर प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं तब उनको समझ में भी आ जाता है कि अच्छा हाँ अल्ट्रासाउंड से। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है सामने मेरे कि मैडम ये पिछले महीने तो हुई थी, इस बार अपने क्यों करवा रहे हैं। हाँ। अभी तो हम तो सीधा 23 महीने में ही करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। ये जो मैं डेटिंग स्कैन बता रही हूँ ये तो लगभग लोग करवाते ही नहीं है। अच्छा। ये तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो बहुत कम लोग हैं कि पहले पास तो वो पहुंच पाते हैं। हाँ। वो बोलते हैं कि अब जरूरी है मैडम 3 महीने में करवा लेंगे। अच्छा, अब 3 महीने में 3 में चले जाएंगे, करवाने की क्या जरूरत है, हमने तो नहीं कराया, हमने तो ऐसे बच्चे कर दिए। कुछ लोग ये बच्चे का डेवलपिंग जो आपने बताया था ना, जो टेस्ट कराते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है उसके, वो लोग वो भी स्किप कर देते हैं। हाँ, और बाद में जाकर उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि बच्चा डेवलप नहीं हुआ, डाउन सिंड्रोम है या फिर हार्ट में छेद है। बहुत से बच्चों को डिटेक्ट बहुत बार होता है ये। अब तो ये फिर भी कम होने लग गया। पर कई बार फिर भी अब ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे आया मेरे पास में 1.5 महीने पे आ गया, मैंने उसका करवा लिया। अब 1.5 महीने में तो सिर्फ अपने को बच्चा ऐसे दिखेगा कि हाँ बन रहा है, उसकी हार्ट बीट बन गई। हाँ। ठीक है, चलो बनना शुरू हो गया, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं दिखता उसमें। वो ट्रिपलेट है, ट्विंस है, वो दिख जाता है। अच्छा। अब उसको मैंने बुलाया कि 3 महीने पे आना है खत्म होने पे, तो चलो 3 पे भी आ गया। तो उसमें 3 में कुछ बेसिक चीजें अपने को दिख जाती हैं। हाँ कि भाई ये दिक्कत नहीं है, डाउन नहीं है, ट्राइसोमी 18 नहीं है, 21 नहीं है। पर कई बार वो 3 में भी नहीं आते, कई बार वो 5वें महीने के लास्ट में भी जब वो लेवल 2 होता है तब भी नहीं आते। अच्छा। वो सीधा 7वें महीने पे आते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट आई जो सीधा 7वें महीने पे आई, फिर उसके अल्ट्रासाउंड कराई तो बच्चे का सर ही नहीं बना। अब वो उस एज में हो चुका है बच्चा कि आप उसको अबॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर क्योंकि फिर अबॉर्ट करने के लिए वो लीगल एज को भी पार कर गया, 24 वीक से ज़्यादा हो गया, 28 वीक के आसपास हो गया। तो फिर उसमें काफ़ी फिर पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मेंटली भी कि वो तो सोच रही थी कि मेरा एकदम नॉर्मल है बच्चा, फिर ये पता चला, फिर वो उसको अबॉर्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम टू टाइम अपने को विजिट कर लेना चाहिए।
इस बीच औरतों को थायराइड या ब्लड थिक या थिन जो प्रॉब्लम होती है ये भी डिटेक्ट यूजुअली हो जाती है इसी बीच में, या फिर ये पहले से ही? नहीं, थायराइड जैसे काफी कॉमन अपने को जब प्रेगनेंसी होती है, जैसे प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल हो जाता है, कम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म साथ में होता है प्रेगनेंसी में बहुत बार। हमेशा नहीं होता। हाँ। क्योंकि हमने जो एक प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है बीटा एससीजी, ओके। वो थायराइड जैसे ही दिखता है। हम्म। तो अपने बॉडी में वो थायराइड बीटा एससीजी भी चल रहा होता है, वो थायराइड टीएसएच भी चल रहा होता है। तो बॉडी को लगता है कि हाँ टीएसएच तो बन रहा है, तो बॉडी टीएसएच बनाना बंद कर देती है। तो फिर उसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा। उसका लेवल ऊपर नीचे रहता है। तो उस टाइम वो डिटेक्ट होती हैं प्रेगनेंसी के साथ में। तो अपने को स्क्रीनिंग, हम बेसिक स्क्रीनिंग में रखते हैं, टीएसएच का लेवल करवा के, थायराइड का लेवल करवा के देखते हैं कि इसका क्या है रेस्पॉन्स। क्योंकि थायराइड से ब्रेन डेवलपमेंट होता है बेबी का। ओके। तो फिर करवाना अपना अर्ली डिटेक्ट होना जरूरी होता है ये। और कुछ लोगों को ब्लड जो गाढ़ा होता है उसके लिए भी आप मेडिसिन देते हैं या? हाँ, कई बार देनी पड़ती हैं। अच्छा, उसका क्या इफेक्ट होता है? उससे फिर अगर जैसे ब्लड क्लोटिंग होगी तो जैसे प्लेसेंटा के थ्रू भी बेबी की तरफ ब्लड कम जाएगा। अच्छा। और उसके खुद के बॉडी में भी जैसे अब वैसे वेन्स में अगर क्लोटिंग होगी तो मतलब ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। फिर कई बार वो क्लोट डिस्लोज होके आ जाएगा, जैसे लंग्स में आ गया, तो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आयरन और कैल्शियम की कमी विमेन में पहले डिटेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बहुत सी। हाँ, और आप मेडिसिन भी उनको रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए, नॉर्मल रहेगा। पर लोग आपके पास ऐसे नहीं आते कि डॉक्टर तो हमें बहुत सारी गोलियां दे रहे हैं, मैं तो नहीं खाऊंगी ये। नहीं आते हैं, कई बार नहीं खाते। अब आयरन कैल्शियम तो चलो ठीक है, अब दिखाने लग गए टाइम पे तो खाना शुरू हो गया। नहीं, पर कई बार ऐसे आते हैं कि हमने पिछली प्रेगनेंसी में बहुत दवाई खाई थी, बट इतनी दवाई खाई, इतनी दिक्कत हुई, इस प्रेगनेंसी में तो हमने कुछ नहीं खाया और देखो बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा हमें, तो हम तो आराम से चल रहे हैं। कुछ मैडम किसी चीज़ की कमी है तो बताओ, हम तो नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों को काउंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, जनरली आयरन कैल्शियम के लिए तो सबको एक्सेप्टेंस है कि अपने को लेनी पड़ेगी, भाई कोई ताकत की दवाइयाँ हैं जो अपने को लेनी पड़ेगी। नहीं, अपने में बॉडी में कमी होगी। नाउ विल टॉक अबाउट डिलीवरी। जैसे 2 ही टाइप की डिलीवरीज है बेसिकली, नॉर्मल और सी सेक्शन। कैसे लोग आते हैं आपके पास कि हमारी तो नॉर्मल कराओ, हमें सिजेरियन नहीं करानी है? और कैसे आप उनसे डील करते हो कि नहीं आपको जरूरत है सिजेरियन की? पहली बात तो पेशेंट जो भी आता है वो ये सोच के आता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है। वो मतलब दिमाग में एक बनाया होता है कि हाँ फिट की नॉर्मल ही करानी है। तो सबसे पहले आते ही जैसे आगे डिलीवरी के पास में आते ही फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैडम डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी ना? अच्छा। चाहे उसका 7th मंथ चल रहा हो, पर मैडम नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। अच्छा। तो वो एकदम दिमाग में, चाहे उनको कुछ पता नहीं हो, पर वो दिमाग में यही बनाया हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी बढ़िया रहेगी, चलो नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। बट सब कुछ देखने के बाद में अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ उसका बेबी का वेट क्या है, बेबी के चारों तरफ पानी कैसा है, मदर की खुद की पेल्विस कैसी है, खुद और ओवरऑल मदर की हेल्थ कैसी है, करवाना ठीक रहेगा या अपने को सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में डिसाइड होता है अच्छा क्यों नहीं हो रही हमारी नॉर्मल डिलीवरी, हमारी सी सेक्शन क्यों हो रहा है। ओके। काफी यूं जिद रहती है लोगों में कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। फैमिली प्रेशर कितना होता है इनके ऊपर? फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर ये जो रोल है नॉर्मल का सी सेक्शन का डिसाइड उनकी फैमिली करती है। अच्छा, विमेन को राइट नहीं है वो डिसाइड करने का? उनको राइट तो है, पर वो फैमिली की बात सुन सुन के वो उनका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। जनरली वो तो ठीक है, नॉर्मल का जैसे खुद की इच्छाएं तो कमी होती हैं, खुद की भी होती हैं, पर जनरली फैमिली का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके। कि जैसे सास या फिर मदर या फिर और कोई होगा फैमिली में कि नहीं नॉर्मल ही कराना है। एक वजाइनल डिलीवरी और एक सी सेक्शन वैसे है, तो इतना खौफ क्यों है सी सेक्शन का कि नहीं हम सी सेक्शन नहीं कराएंगे, बहुत दिक्कत होगी हमें, हम नहीं कराएंगे ये? इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो ये है कि सी सेक्शन उनके लिए, उनको मतलब नहीं है सिजेरियन से, क्या उनको लगता है ऑपरेशन से डर इन जनरल सबको ही लगता है। ऑपरेशन के नाम पे डर लगेगा ही, तो उस कारण उनके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, एक तो उसकी मदर की केयर भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर मदर का रेस्ट भी लंबा होगा। अच्छा। उतनी जल्दी रिज्यूम नहीं करेगी वो अपने घर के काम भी, तो वैसे भी दिक्कत रहेगी, काफी ज्यादा संभालना भी मदर को ज्यादा पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी 15-20 दिन में, मदर भी ठीक हो जाएगी और वो आराम से अपने काम भी कर लेगी।
तो एक तो ऑपरेशन के नाम से डर शुरू हो जाता है कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो कोई बड़ी चीज होती है, हाँ, तो इतनी बड़ी चीज ऑपरेशन तो क्यों ही करवाना, बच्चा तो हमारे भी नॉर्मल हुआ था तो हम नॉर्मली करवाना है। पर चाहे किसी की सिचुएशन हो ना हो। हाँ, चाहे किसी की सिचुएशन बने या नहीं बनाने, बच्चा तो हमें नॉर्मली कराना है। पर ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, मदर की क्या कंडीशन है, कि सारे अपने फेवरेबल हैं क्या फैक्टर, करवा भी सकते हैं इसमें नॉर्मल, क्या अपने को सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। नॉर्मली पेन नहीं आ रहे आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी, और आपको एनीवेज पेन कराने हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आ जाओ इस दिन, हम आपको पेन करा देंगे और डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी हो जाएगी, हाँ। तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं कि हम कौन सा दिन अच्छा है बच्चे के लिए, टाइम बताइए किस टाइम पे कराना है। हाँ, वो सब फैक्टर्स। हाँ, ऐसे आते हैं, कम ही आते पर आते जरूर हैं कि हाँ उस तारीख को उतने बजे हमें डिलीवरी करानी है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने घर में तो खुशियां आ रही हैं, हाँ, जब अपने घर में बेबी आ रहा है तो किसी भी टाइम पर किसी भी टाइम आओ, उसका क्या टाइम है, वो जब भी आ रहा है वो अच्छा ही टाइम है। अच्छा। तो इन चीजों में अपने को नहीं पड़ना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी होता है तो कभी कभी आपको पेन आ रहा होता है, इस पेन को वैसे क्या कहते हैं? लेबर पेन। लेबर पेन, हाँ। लेबर पेन जो होता है काफी लोगों को 12-12 घंटे तक आ रहा होता है, आता है, इससे भी ज्यादा होता है या? जैसे ये डिपेंड करता है आपके, अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो फर्स्ट बेबी में थोड़ा अपना लेबर का जो है ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, तो कई बार 12-12 घंटे पेन चलता है। और जो जिसका सेकंड बेबी है, थर्ड बेबी है, उनकी जल्दी हो जाती है डिले डिलीवरी। हो जाती है, तो किसी किसी को उसी कारण ज़्यादा लंबा रहता है। और उस टाइम पे कितना वो परेशान रहती हैं, मतलब आप उन्हें हॉस्पिटलाइज कर लेते हो पहले, या हाँ। फिर उनको बोलते हो कि ठीक है घर पे रहो आप, एकदम सडन पेन आएगा तब आना आप? नहीं, जैसे लेबर पेन की कंप्लेन, जब भी पेशेंट को पेन आता है तो उसको अपने देखते हैं कि भाई इसको पेन फॉल्स लेबर पेन्स हैं कि ट्रू लेबर पेन्स हैं। अच्छा। जैसे 9 मंथ में शुरू हो जाते हैं पेन थोड़े थोड़े आना, हाँ, तो जैसे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हाँ पेन हो रहा है मैडम, मेरे बैक में पेन हो रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है, तो जब उसका एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि फॉल्स पेन्स आ रहे हैं कि ट्रू पेन्स आ रहे हैं। ओके। तो अगर वो ट्रू पेन्स आ रहे हैं, लेबर पेन आ रहे हैं, तब तो उसको हॉस्पिटलाइज ही करना होता है। अगर वो फॉल्स लेबर पेन्स हैं तब उसको घर भेज देते हैं कि भाई हाँ इस तरह के पेन आएंगे, अच्छा, तब आपको हॉस्पिटल आना है। ये फॉल्स पेन्स हैं जो आपके अभी आ रहे हैं, वापस चले जाएंगे ये। हैं। फिर किसी किसी का वाटर ब्रेक हो जाता है, हाँ, उसमें पेन नहीं आता, सिर्फ वाटर ब्रेक होता है। हाँ, कई बार पेन भी आते हैं, कई बार ऐसे सीधा ही वाटर ब्रेक हो जाता है, पेन नहीं आते उसको। अच्छा, तो वो डिलीवरी का टाइम है कि वाटर ब्रेक हो गया? हाँ, तब तो आपको इमीडिएट जाना ही होता है वाटर ब्रेक होते ही। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं हूँ सीकर से, अच्छा। ठीक है, और जैसे मैंने मेरी MBBS की थी भोपाल से। भोपाल? हाँ, भोपाल से की थी। फिर उसके बाद में मैंने SMS से मेरी MS की है। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा SMS से ही है। फिर मैं वहीं पे गायनी से, फिर मैंने वहीं गायनी में काम किया है, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ में गायनोकोलॉजिस्ट के पद पे कार्य कर रही हूँ वहाँ पे। तो आपको ऐसा क्यों था कि मुझे गायनकोलॉजिस्ट ही बनना है? वो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट था मेरा ब्रांच में हमेशा से ही, अच्छा। गायनी में। जैसे इंटरेस्ट शुरू होता है MBBS डेज से। MBBS में जब सारे डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टिंग लगती है, इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। अच्छा। वो MBBS में लगना शुरू हो जाती है, और फिर MBBS के बाद में 1 साल का इंटर्नशिप का पीरियड होता है, जिसमें हम सारे डिपार्टमेंट में हमारी 20 दिन 15 दिन महीने भर ऐसे पोस्टिंग चलती है। तो उसी टाइम से मेरा इंटरेस्ट गायनी में ही था, तो मैंने सोच लिया था मुझे गायनी ही लेनी है, तो फिर मैंने गायनी करी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है एज अ गायनिक? आपको क्या सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि बच्चा आ रहा है, डिलीवरी कराना है, या फिर दूसरा फैक्टर कि ठीक है हम उनको गाइड कर रहे हैं चीज़ों के लिए कि ये मत करो ये करो? सबसे मज़ेदार पार्ट तो डिलीवरी होता है। डिलीवरी? उसमें जब वो बेबी आता है ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। अच्छा। जब आप डिलीवर करा रहे होते हो, जब छोटा सा बेबी आता है, वो क्यूट सा निकलता है, और फिर जब आप मदर को दिखाते हो तब इतने अलग ही लेवल की खुशी होती है कि हाँ ये इतने टाइम से वेट कर रही थी और अब अपने डिलीवर करा रहे हैं। हाँ। इसके मतलब खुशियों के साथ में अपने शामिल हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी फीलिंग तो मेरे लिए डिलीवरी ही है। अच्छा। जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं प्रेफर करते हैं एक बच्चा, और कुछ होते हैं अपने 1 या 2 जो भी उनकी चॉइस होती है। तो एज अ डॉक्टर आप उन्हें सजेस्ट क्या करोगे कि फर्स्ट और सेकंड बच्चे में कितना गैप रखें? वो गैप डिपेंड करता है कि आपका जैसे पहले डिलीवरी किस मोड से थी। अगर जैसे आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो आप 1.5 साल बाद में दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं,
इतने में आपकी बॉडी की रिकवरी हो जाती है अच्छे से। अच्छा। और अगर आपका पहला सी सेक्शन था तो आपको 2 साल का गैप रखना होता है, 2 साल बाद में आप बेबी प्लान कर सकते हैं। अच्छा। ठीक। तो उसमें क्या होता है, इतने में आपके स्टिचेस भी अच्छे से हील हो जाते हैं, बॉडी भी पूरा रिकवर कर लेती है। सेकंड बेबी भी अगर आप करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। ओके। तो 1.5 साल का नॉर्मल डिलीवरी में, सिजेरियन में लगभग अपने को 2 साल का गैप रखना होता है। और जो आपका जैसे पहले बताया था मैंने, अगर मिसकैरेज रहा है तो 3 महीने का, 3 महीने अगर वो 6 महीने से पहले का है हिस्ट्री मिसकैरेज की तब तो 3 महीने का, और अगर 6 महीने से ज्यादा का है, जैसे कई कई में प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, अच्छा। 7वें महीने पे हो गई, 8वें पे हो गई, तो आपको लगभग 6 महीने का गैप रखना होता है। तो ये एक आइडियल गैप है। इसमें ये देखा गया है कि जनरली प्रेगनेंसी जो अब चल रही होती है वो हेल्दी रहती है। अर्ली डिलीवरीज जो होती हैं, कौन सी फीमेल्स में ये चांसेस होते हैं अर्ली डिलीवरी के जो 7वें 8वें महीने पे होती हैं? देखो, अर्ली डिलीवरीज उसको बोलते हैं जो अपनी प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, इसके लिए प्रॉपर वर्ड, जो 37 वीक अपने मानते हैं एक प्रेगनेंसी का। जैसे 6 वीक्स बताया मैंने, ऐसे जब 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाती है उसको अपने प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ओके। अब प्री टर्म डिलीवरी के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब जैसे खुद पेशेंट स्पेसिफिक रीजन, जैसे किसी का न्यूट्रिशन पुअर है प्री टर्म डिलीवरी की, उसकी रिस्क रहती है। ओके। किसी को हाइपरटेंशन है उसमें भी प्री टर्म डिलीवरी की रिस्क रहती है। अच्छा। किसी में जैसे वाटर ब्रेक हो गया एकदम, तो फिर उसमें अपने को प्री टर्म डिलीवरी की रिस्क रहती है। ऐसे पेशेंट्स में मतलब रहती है। जो अर्लियर मल्टीपल मिसकैरेज या अबॉर्शंस भी रीजंस होते हैं? रीजंस होते हैं प्री टर्म डिलीवरी के। अगर मल्टीपल मिसकैरेज हो रखे हैं, अबॉर्शन हो रखे हैं, डीएनसी हो रखी है, तो उससे क्या होता है कि जैसे सर्विक्स जो अपना यूट्रस का पार्ट होता है नीचे, सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस हो जाती है। अच्छा। मतलब वो होल्ड नहीं कर पाता, उसकी ओपनिंग हो जाती है अर्ली, उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। उस कारण में डिलीवरी कई बार अर्ली होती है। 7वें महीने और 8वें महीने पे, 9वें महीने में जनरली डिलीवरी हो ही जाती है, बट 7वें और 8वें महीने 2 कंसिडर करते हैं। इसमें से सबसे डेंजरस टाइम क्या होता है बच्चे के सर्वाइवल के अकॉर्डिंग? 7वां महीना डेफिनेटली 8वें की बजाय अच्छा। जितना अर्ली होगा उतना ही। अच्छा। जैसे 28 वीक से पहले पहले डिलीवरीज होती हैं तो फिर थोड़ा रिस्क में रहता है बेबी। 28 के बाद में अपने इतना एडवांस है अपने अभी कि 28 के बाद में काफ़ी सर्वाइवल रेट ठीक रहता है, क्योंकि 28 वीक के आसपास 1 kg का हो जाता है बेबी। तो अच्छी अगर NICU केयर वगैरह दें उसको तो फिर बेबी सर्वाइव कर जाता है। 7वें और 8वें महीने पे आपको NICU देना पड़ता है बच्चे को, या फिर नॉर्मली वो सर्वाइव कर जाता है? ये 7वें 8वें महीने पे तो लगभग देना ही पड़ता है अपने को। अच्छा। क्योंकि वो उसके लंग मैच्योर नहीं होते, तो उसको डिस्ट्रेस रहता है, उसका वेट भी उतना नहीं होता। ओके। तो अपने को NICU में रखना ही पड़ता है बेबी। तो आपने प्रीमेच्योर डिलीवरीज कराई हैं अभी तक? हाँ, प्रीमेच्योर डिलीवरीज मतलब होती रहती हैं। अच्छा। कपल के लिए जैसे आइडियल एज क्या है बच्चा करने के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए? आइडियल एज वैसे बेबी करने की 25 से 30 के बीच में। अच्छा। लगभग मानो 25 to 30 मेल मेल और फीमेल दोनों? हाँ, दोनों में। ओके। इसके बाद थोड़ा रिस्की? उसके बाद में अब जैसे मैक्सिमम और ज़्यादा खींच के चलो तो 35 से पहले पहले, पर ये सबसे बढ़िया एज है कि पहला बच्चा इसी में कर लो। हाँ, इसी में कर लो। पोस्ट डिलीवरी जो रहती है विमेन में, ब्लीड करती हैं वो यूजुअली, डॉक्टर बताता है 15 डेज या 1 मंथ में ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, बट कुछ लोगों को लॉन्गर टाइम 3 महीने तक चल रही होती है ब्लीडिंग। इसका रीज़न? पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको अपने बोलते हैं लोकिया। लोकिया। ठीक है, पहली बात तो लोकिया जो अपनी ब्लीडिंग है ये लगभग अपने 40 से 45 दिन चलती है। अच्छा। 40 से 45 दिन में, पर उसमें चेंज होता रहता है। जैसे शुरू के 3 से लेके 7 दिन तक वो रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, देन वो ब्राउनिश या डार्क रेड कलर में चेंज होती है, फिर वो येलोइश डिस्चार्ज होने लगता है। अच्छा। तो ये अगर 40-45 दिन तक चल रही है, आपको रुक रुक के ब्लीडिंग होती है, जैसे कई बार रुक जाती है, 2-3 दिन रुक गई फिर वापस होएगी, तो ये तो नॉर्मली है। अच्छा। बट अगर आपके जैसे आप बोल रहे हो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है 3 महीने तक, तो आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली चेक करवाना चाहिए कि जैसे कई बार जैसे नहीं होता, पर कई बार रेयर केसेस के अंदर जैसे डिलीवरी हुई, प्लेसेंटा पूरा आउट हुआ, तो कई बार जैसे प्लेसेंटा का कोई पार्ट, थोड़ा छोटा भी अगर पार्ट अंदर रह गया या कोई मेम्ब्रेन वगैरह रह गई, तो उस कारण भी ब्लीड करने लग जाता है। अच्छा। कई बार जैसे इन्फेक्शन हो गया, हाइजीन सही नहीं, प्रॉपर नहीं रही, ओके, तो इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गई, तो उससे भी ब्लीडिंग रहती है, तो ये आपको फिर दिखाना चाहिए। इसके बाद बैक टू नॉर्मल पीरियड्स जो होता है, नॉर्मल कितने महीने में शुरू हो जाते हैं नॉर्मल पीरियड्स में? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि मेरे वापस पीरियड्स कब आएंगे, कि जब
आपकी ब्लीडिंग, आपका पीरियड एक बार तो 45 दिन तक रहेगा। फिर ये डिपेंड करता है माँ अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है कि नहीं करवा रही। ओके। अगर जैसे कई मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनके कोई भी कारण मानो दूध नहीं आया या कम आ रहा है तो कम करवा रही हैं, ऊपर फॉर्मूला फीड ले रहा है बच्चा, तो उनके ऐसे मान के चलो आप 8 हफ्ते लगभग 2 महीने में 2-2.5 महीने में पीरियड्स आ जाते हैं रिपीट। और जो अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अच्छे से एक्सक्लूसिव, उनमें कई बार 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने तक, मानो 6 महीने तक नहीं आते पीरियड्स, और कई बार उससे भी लेट होते हैं पीरियड्स। 1 साल? हाँ, 1 साल का भी, कई बार 1.5 साल तक नहीं आते पीरियड्स। अच्छा। तो अच्छी चीज़ है, वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। अच्छा। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, इसको लैक्टेशन एमिनोरिया बोलते हैं। ओके। उसमें अच्छा है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट फिर भी इस ड्यूरेशन में भी प्रेगनेंसी हो हो जाती है तो प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन काम में लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं तो दूध ही पिला रही थी और फिर मैडम मेरे तो पीरियड आए नहीं, मैं वापस प्रेगनेंसी हो गई मेरे, तो वो कई बार क्योंकि ओवुलेशन हो जाता है, कई बार वो बन जाता है, और फिर अगर उस टाइम पे आपने इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अपने को कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम में लेने चाहिए। डिलीवरी के बाद इंटरकोर्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए, नॉर्मल और सिजेरियन दोनों? सिजेरियन में इसमें ये होता है कि आपकी किस तरह की कौन सी डिलीवरी हुई है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो लगभग हीलिंग को टाइम लग जाता है, 1-1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना मान के चलो। सी सेक्शन हुआ है तो 3 महीने। अच्छा। तो इतना तो अपने को गैप रखना है। इतना गैप इतना मतलब नॉर्मल डिलीवरी में 1.5 महीने का और सी सेक्शन में लगभग 3 महीने का अपने को गैप रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें अपना अंदर से पूरी हीलिंग हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। तो इतना गैप देने के बाद ही आप इंटरकोर्स के लिए रेडी हैं। यस। और इसी बीच अगर किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करती, कंटिन्यू करने के लिए या अबॉर्ट करने के लिए? ये तो पूरी कपल की चॉइस है। ये कपल की चॉइस है। कपल की चॉइस है, कपल को क्या करना है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं रखना चाहता। बट स्टिल एज अ डॉक्टर आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि उनके हेल्थ पे अभी वो रिकवर हो रही हैं और छोटा बच्चा ऑलरेडी है, तो आप उन्हें कैसे सजेस्ट करोगे कि नहीं यार अभी आप लोग इसे अबॉर्ट कर लो, बच्चे की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं और आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है? और मदर की अगर हेल्थ ठीक है तब तो मैं तो ये बोलती हूँ आप कंटिन्यू रखो। अच्छा। कोई क्योंकि लगभग 3-4 महीने निकल चुके होते हैं तो इतने में काफ़ी रिकवरी हो जाती है। फिर वो आप अबॉर्शन में जाओगे, फिर वो वैसे ब्लड लॉस होगा। अच्छा। फिर खुद का तो फिर वो लगभग मैं तो अगर ठीक है हेल्थ वगैरह तो मैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं कि 2 बच्चे आपको करने हैं। एनीवेज आपको दो अगर आपको करने हैं तो ठीक है, हो गई प्रेगनेंसी तो बढ़िया है, गिफ्ट मानो। अच्छा। तो आप कंटिन्यू कर लो दोनों बच्चे साथ में पल जाएंगे आपके। मिल्क प्रोडक्शन जो है विमेन में, उसके रीजंस क्या है? और कभी कभी किसी को होता ही नहीं है, नॉट मतलब बिगनिंग में थोड़ा हो रहा है, बाद में बंद हो रहा है। किसी का होता है कि स्टार्टिंग से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा उनका बिल्कुल भी। काफ़ी कॉमन होता है कि कई में बिल्कुल भी नहीं होता मिल्क प्रोडक्शन, और किसी में कम होता है। शुरू में ठीक आ रहा था, कम हो गया। तो अपने ब्रेन से लैक्टेशन हार्मोन एक रिलीज होता है, उस कारण होता है ये। अच्छा। तो किसी में वो इतना नहीं हो पाता रिलीज, ताकि प्रॉपर फीड आए। ओके। और किसी में अच्छा होता है तो फिर प्रॉपर फीड आता रहता है। यूजुअली किसी को एक ब्रेस्ट में कम मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है कई बार। अच्छा। इसका पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि एक से क्यों ज़्यादा आ रहा है, एक से कम आ रहा है। कई बार तो क्या माँ की टेंडेंसी होती है एक तरफ से ज़्यादा पिलाने की। अच्छा। तो फिर वो जिससे ज़्यादा पिलाती है तो उससे उसको लगता है कि हाँ इससे मेरा ज़्यादा आता रहता है, दूसरे की तरफ पिलाती नहीं है तो फिर कम आता है। मारवाड़ी या राजस्थानी कल्चर में जापा कहते हैं। जापा 30 से 40 दिन का होता है। उसके अंदर आपको अजवाइन, सौंठ और मतलब बहुत ज़्यादा घी खिलाते हैं। हाँ। और मीठा खिलाने की कोशिश करते हैं कि आप सब कुछ मीठा खाओ। हाँ, सॉल्ट ज़्यादा मत खाओ, मिर्ची ज़्यादा मत खाओ, बस ये मीठा अच्छा खाओ। हाँ। और बहुत ज़्यादा घी खाओ। बहुत सारा घी खाओ। तो उससे कहते हैं मिल्क अच्छा आएगा आपके। कहते हैं गुड़ खाया करो, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। ये फैक्टर है या मिल्क वो मतलब आपके दिमाग में होता है कि आप अच्छा सोचोगे तो बच्चे अपना मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा? नहीं, एक तो वो जो लैक्टेशन हार्मोन के कारण जब माँ का और बेबी का जब अटैचमेंट होता है उससे प्रोड्यूस होता है वो। अच्छा। ठीक है, उससे अच्छा आता है। कुछ अपना फैक्टर जैसे खाने में अगर आप खाओगे, जैसे दूध वगैरह लिक्विड जितना ज्यादा लोगे। अच्छा। और दूध पिया जैसे छाछ दूध वगैरह लोगे तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। जितना आप लिक्विड लोगे उतना ही अच्छा दूध आएगा। तो जापे में वो सारी चीजें खिलाते हैं, वो ठीक है, खाने भी चाहिए अपने को, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। जैसे घी खिला देते हैं 10 किलो। अब तो फिर भी कम खाने लगे। नहीं, पहले तो 10-10 किलो घी खाते थे कि हाँ 10 किलो घी खाया कि अब बढ़िया है,
बड़े जापे में हवा नहीं लगनी चाहिए, बढ़िया अब अंदर रह के घी खाओ। और जैसे सिजेरियन में मना करते हैं कि 1 महीने ये सब बिल्कुल नहीं खाना आपको, आप अपने पेशेंट्स को बोलती हो ये चीज़ें कि नहीं 1 महीने तक आप घी मत खाओ, आप ये सब मत खाओ, ऑयली मत खाओ कुछ भी? नहीं देखो, मैं तो ये रहता है मेरा तो आजकल तो वैसे कम ही बोलते हैं। जैसे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, 3rd डे 4th डे के मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उस टाइम ये बोल के भेजते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है वो सारी चीज़ें खाओ, घर की बनी हुई। अच्छा, अच्छे से रोटी सब्जी अच्छे से खाओ, कोई कम मिर्च खाने की जरूरत नहीं है, कम नमक खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको घी भी डालना है तो आप घी डाल के खा लो, कुछ नहीं होगा उससे। आप जूस पियो, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ जो आपका खाने का मन कर रहा है। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लीटर लिक्विड लो ताकि अच्छे से दूध आए। तो मैं तो मना नहीं करती। और जो अपना वो जापे वाला जो खाना है कि हाँ ठीक है 5-10 दिन तो रुक जाओ, 10 दिन बाद में खा लेना। थोड़ा थोड़ा करके आप जो आपको खाना है, जो खिला रही हैं तो खा लो सब। मुझे लिक्विड से एक बात याद आई कि जापे में आपको पानी कम पीने के लिए कहते हैं। नहीं तो पेट बाहर निकल जाएगा। पेट यूं बाहर निकल जाएगा। वो पेट उनके घी से निकलता है, उसके पानी से तो नहीं निकलता, घी से निकलता वो पेट। ये बहुत कॉमनली बोलता है कि नहीं पानी नहीं पीना, एकदम प्यासी रहो पूरे दिन में। पूरे दिन में 1 गिलास पानी पिलाते हैं। अच्छा, कि पेट है ना बाहर निकल जाएगा। हाँ, इसको इतना पानी नहीं पीना, पर अच्छे से पीना चाहिए अपने को। पानी से कुछ नहीं होता। अच्छा, पानी से हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, तो वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दूध भी अच्छा आएगा। तो पानी खूब पियो। आफ्टर डिलीवरी पेट रह जाता है, जैसे ये डिलीवरी हुई उसके बाद किसी का पेट बाहर रह जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या रहता है? प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो फिर अपने एब्डोमेन में जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल वॉल की रेक्टाई मसल, ये भी स्ट्रेच होती है। अच्छा, स्ट्रेच होने के बाद में जब वो बेबी बाहर डिलीवर हो जाता है तो वापस उनको अपनी शेप में आने में टाइम लगता है। तो उस कारण वो अपने को ऐसे डायस्टेसिस रेक्टाई बोलते हैं इसको, ऐसे बाहर अपने को फील होता है कि हाँ पेट तो मेरा पूरा का पूरा ही पड़ा है, ऐसे लग रहा है एक बच्चा और है पेट में। पर वो धीरे धीरे उसको आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रॉपर खुद को टाइम देना पड़ता है, प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। धीरे धीरे करके आप करो तो फिर जाके वो नॉर्मल होती है। काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। हाँ, तो इसी कारण तो वो रहता है कि पेट बड़ा रह गया डिलीवरी के बाद में। पर वो तो उसमें तो टाइम लगता है, वो तुरंत हो भी नहीं सकता। आप 6 महीने लो आराम से। 6 महीने के बाद में आप 3 महीने के बाद में, जैसे सिजेरियन के बाद में 3 महीने बाद में आप थोड़ा शुरू करो एक्सरसाइज पेट की करना। नॉर्मल डिलीवरी में महीने भर बाद में थोड़ा शुरू करो, फिर वो धीरे धीरे ठीक होते होते ठीक हो जाती है। जो विमेंस को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है बहुत सारा, बच्चा रो रहा होता है, दूध नहीं आ रहा होता है, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? बहुत आते हैं। और अब ऐसे कैसे उन्हें काउंसिल करते हो कि नहीं कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सबके साथ होता है? देखो, एक तो जैसे डिलीवरी होना, पहले बात तो बच्चे को कैरी करना खुद, पहले तो अंदर रखा आपने उसको। हाँ। फिर जैसे बेबी बाहर आया तो डिलीवरी होने के बाद में आप सोचो कि खुद की मेंटल स्टेटस क्या है। हाँ। उसकी डिलीवरी हो गई है, कई बार तो उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी प्रॉपर केयर चाहिए। सब बच्चे की तरफ भाग रहे हैं, माँ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कोई भी कि हाँ बच्चा देखो कितना क्यूट बेबी है। तो अपने को उतना ही अपने को माँ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम इतने हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं उसकी बॉडी में। अचानक से उसके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल है बॉडी का वो कम हुआ है, सारे हार्मोन कम हुए हैं, तो ऑलरेडी वैसे ही वो टेंशन में होती है। नया एक छोटा बेबी और आ गया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैसे टैकल करना है। वो कभी भी जाग रहा है, कभी भी सो रहा है, उसकी खुद की पूरी नींद नहीं हो रही, फिर आपने उसको खाने में भी कर दिया। तो फिर ये सारी चीज़ें करके उसको अकेला फील होना, डिप्रेशन फील होना, तो ये बहुत कॉमन फील होता है, किसी किसी में ही ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में उनको अपने को प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई बात नहीं, कोई है पास में। तो बच्चे को तो मैं तो ये समझाती हूँ, देखो बेबी को तो कोई भी रख लेगा। जो साथ में है केयर तो कर ही लेगा। भाई आपके मदर इन लो मदर, उनका ध्यान, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। आपकी जिम्मेदारी है इसको उठ के आप दूध पिला दो जब भी रोए, प्रॉपर नींद लो, ठीक है, और अपने खाने पे ध्यान रखो, ठीक है। और थोड़ा जल्दी आप एक्टिविटी भी रिज्यूम करो ताकि आपके दिमाग में ख्याल भी थोड़े कम आए। बाहर जाना शुरू करो। जैसे आप एक अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं 1 महीने तक कि बाहर निकलना ही नहीं है, तो फिर उससे ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है। तो अपने को ऐसे में डिलीवरी के बाद में उनके सपोर्ट की ज़रूरत है कि अपने से सपोर्ट करें, अच्छे से केयर करें, उनकी बातों को सुने। बच्चे के इक्वली इम्पोर्टेंट उसकी मदर है, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर फैमिली का अच्छा है, हैप्पी है माहौल, तो
मदर अपने आप हील हो जाती है। पोस्टपार्टम जो फेज होता है आफ्टर डिलीवरी कहते हैं हम लोग इसे, तो कितने लंबे टाइम का होता है ये? पोस्टमार्टम फेज लगभग यही मान लो आप 1.5 महीने का, 1.5 महीने के आसपास का रहता है। अच्छा। और उसमें अपना 1.5 महीने से लेके 2 महीने मान लो मैक्सिमम, उसमें अपना यूट्रस का साइज भी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आ जाता है। जैसे अपना साइज बड़ा होता है धीरे धीरे करके आता है। अपने सारे हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन हुए थे वो भी थोड़े सही होने लगते हैं और थोड़े बॉडी की भी रिकवरी हो जाती है। तो इसी फेज को बोलते हैं हमने पोस्टमार्टम फेज। पोस्टपार्टम फेज में काफ़ी औरतों की दिक्कत होती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे मोटापा आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे एक्ने आ रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ें कितनी औरतें इन सब से जूझती हैं मतलब यूजुअली? ये जैसे बाल झड़ना, मोटापा आना, ये पिंपल्स होना, एज्ड दिखना। हाँ, ये क्योंकि आप अगर थोड़ा मोटे हो गए हो तो लगेगा ही कि एज दिखेगी। हाँ। ये बहुत कॉमन दिखता है अपने को। जैसे लगभग जैसे 10 डिलीवरी हुई है तो ये आपको कम से कम 5-6 जने आपको कंप्लेन करेंगे। हाँ। पर अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है ना तो आप ये चीज़ों से कम जूझोगे। अच्छा। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, अच्छे से डाइट अपनी ले रहे हो, प्रॉपर आपने सब कुछ शुरू कर दिया है, न्यूट्रिशन का आपका पूरा ध्यान है, तो ये आप कम देखोगे। और थोड़ा ये जो मोटापा है ये तो अपने खाने पीने से है। अगर आप ज़्यादा ही जैसे घी वगैरह ज़्यादा ले रहे हो डाइट के अंदर, हाँ। जैसे मीठा खिलाने की आदत है, अपने मीठा खाए जा रहे हैं, घी खाए जा रहे हैं, तो मोटा होना तो ऑब्वियस सी बात है। पर जैसे ओल्डन डेज में क्या होता था कि जापे से उठती थी लेडीज़ और फिर काम करती थी खेतों में, और अब हम लोग इतना वो नहीं है काम करने में। तो आपको लगता है कि इतना ओवर घी खिलाना, ये सब चीज़ें का कंज्यूम करा रहे हैं, वो सही है? देखो, ओवर तो हर चीज़ की अपने को अच्छी होती नहीं है। और पहले ये बात ठीक है कि पहले है ना एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, तो जितना खाते थे उतना अपना डाइजेशन भी हो जाता था। तो अब अपने को अपने एक्टिविटी के हिसाब से लेनी चाहिए डाइट, कि अपने कितना क्या कर रहे हैं, अपनी क्या रहती है, अपनी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना पूरे दिन में काम करते हो, तो उस अकॉर्डिंग खाओ। तो एक लास्ट स्टेप है मेनोपॉज। वुमेन में मेनोपॉज बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। तो ये तीनों स्टेज एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेनोपॉज का मतलब है जैसे विमेन की लाइफ में अपने 3 चीज़ें करी थी डिस्कस, मीनार्की, रिप्रोडक्टिव ईयर्स एंड देन मेनोपॉज। मीनार्की में पीरियड शुरू होते हैं, मेनोपॉज में पीरियड बंद हो जाता है। तो मेनोपॉज से पहले पेरीमेनोपॉजल स्टेज आती है। अच्छा। फिर आती है मेनोपॉज, देन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज। अच्छा। जो पेरीमेनोपॉजल जो स्टेज है उसके अंदर से ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वो मेनोपॉज से पहले के सिम्टम्स आने लगते हैं। उसमें जैसे पीरियड्स इनरेगुलर होना, या तो आपके 1.5 महीने से 2 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर आपके हर 15 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपको 5, 6, 7 डेज तक, 15 डेज तक ब्लीडिंग हो जा रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक, अपने बॉडी में कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पोस्टमेनोपॉजल स्टेज में होने लगता है। तो अपने सारे मतलब ओवरऑल वुमन फील करती है कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत होने लग गई है। फिर मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज उसमें होता है कि आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आए। अच्छा। उस डेफिनेशन को बोलते हैं मेनोपॉज। तो फिर उसको वैसे लगता है कि मेरे पीरियड बंद हो गए, मेरे तो बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। जैसे कॉमनली लगता है कि पीरियड आ रहे हैं जब तक तो नॉर्मल है, मेरे पीरियड ही नहीं आ रहे तो फिर मेरी बॉडी तो काम नहीं कर रही, मैं तो अब औरत ही नहीं रही। हाँ। और फिर उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में तो जैसे वो ऑस्टियोपोरोसिस बता रही थी आपने, कैल्शियम वगैरह डिपोजिशन बोन्स में कम होने लगता है, और भी सारे सिम्टम्स अपने थिनिंग होने लगती है हेयर की, और फैट वगैरह डिपोजिशन वगैरह होने लगता है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में होता है। मेनोपॉज की एज क्या यूजुअली कौन सी एज में होना शुरू हो जाता है? मेनोपॉज की जैसे अपने एज मानते हैं 47 से लेके 52 के बीच में कभी भी। बट जैसे अर्ली पीरियड्स जिनको होते हैं, जैसे 8 to 10 के बीच में अगर किसी को अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं तो उनका मेनोपॉज भी अर्ली होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका मेनोपॉज भी अर्ली होगा। अच्छा। अगर अर्ली मीनार्की है तो अर्ली मेनोपॉज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। तो कुछ औरतें यूट्रस रिमूव कराती हैं, तो ये मेनोपॉज की वजह से कराती हैं या उनको कुछ और रीजंस होते हैं यूट्रस रिमूव करा लेती हैं वो? यूट्रस रिमूव कराने के मेनोपॉजल रीजन नहीं होता। मेनोपॉज के बाद तो आपका यूट्रस में अगर कोई कंप्लेन भी थी अगर आपको उसकी वजह से, तो वो लगभग तो ठीक ही हो जाती है। ठीक हो जाती है। लगभग रीजन ये रहता है कि पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे हैं, ठीक है,
फाइब्रॉइड हो गया और वो कुछ ज़्यादा लार्ज साइज का फाइब्रॉइड है, जो उसे उसको प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेट में ऐसे लग रहा है भारीपन सा फील हो रहा है, यूरिन की कंप्लेन हो रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, इन्फेक्शन रहता है, या ब्लीडिंग इनरेगुलर रहती है। जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कई बार अपने को करना पड़ता है। या फिर कई बार जैसे कई अपने को टेस्ट किया, अपने को लगा कि ये कैंसरस हो सकता है, तब अपने को कई बार रिमूव करना पड़ता है। तो मेनोपॉजल नहीं, ये सिम्टम्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि अपने को करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट जैसे आपने कहा कि यूट्रस रिमूव कर देते तो मेनोपॉज के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं कोई भी यूट्रस में, बट जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, पहले यूट्रस रिमूव कर दिया तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको सर्वाइकल कैंसर? नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेनोपॉज जैसे फाइब्रॉइड की वजह से जैसे हैवीनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मेनोपॉज के बाद में फाइब्रॉइड का साइड कम हो जाता है। अच्छा, कई बार तो फिर उससे ये सिम्टम्स आना बंद हो जाते हैं। तो इन कारण तो अपने ये तो अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मेजर कोई कंप्लेन नहीं है तो। पर जैसे सर्वाइकल कैंसर तो अलग है। अच्छा, टोटल अलग है। हाँ, यूट्रस के साथ में अपने सर्विक्स भी निकालते ही हैं, बट हमेशा नहीं निकल पाता, तो कैंसर का रिस्क तो बाद में भी रह सकता है। अच्छा, अगर सर्विक्स नहीं निकला है तो। सर्वाइकल कैंसर अलग है और ये सर्विक्स एंड यूट्रस अलग का अलग है। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनका यूजुअली कौन से एज में इफेक्ट शुरू होता है? देखो, सर्वाइकल कैंसर का वायरस होता है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो आप उसी से होता है सर्वाइकल कैंसर। तो अगर वो आपका इन्फेक्शन है तो आपको हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। इसलिए अपने स्क्रीनिंग करवाते हैं सर्वाइकल कैंसर की। आइडियली होता है कि 21 साल के बाद में, 21 साल से 65 साल के बीच में आपको स्क्रीनिंग करवानी होती है। ठीक, एक टेस्ट होता है पेप्समियर। उसमें अपने एक यूट्रस नीचे वेजाइनल अपने सर्विक्स की एक सैंपल लेते हैं और वो उसका अपने टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पेप्समियर। तो 21 साल के बाद में हर 3 साल से आपको पेप्समियर करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक टेस्ट और होता है, उसको बोलते हैं HPV ड्यूओ टेस्ट। उसमें आप HPV जो वायरस है अपने कैंसर करता है वो, और साथ में ये पेप्समियर, ये दोनों करवा सकते हो। ये आप करवा सकते हो 5 साल से। तो आपको ये स्क्रीनिंग करवानी होती है हर 5 साल से। कराओ जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते। अगर आप में यूट्रस है, यूट्रस सर्विक्स इंटैक्ट है, तो ये आपको करवाने होते हैं सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में अपने को ये देखना होता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने को करना होता है। अच्छा, मतलब खुद से आप एग्जामिन करो मंथ में कम से कम एक बार। अच्छा, कि कोई नोड्यूल वगैरह तो आपको ब्रेस्ट में फील नहीं हो रही, तो उससे आप अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप कुछ भी जैसे नोड्यूल वगैरह कुछ बनी हो, उसके बाद आप अगर है तो आप कंसल्ट कर लो। इसके बाद में इससे बढ़िया रहता है, जैसे आप 40 साल की अगर आपकी एज निकल गई है तो आफ्टर 40 ईयर्स अगर आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, सब नॉर्मल था, किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, तो आप 40 साल के बाद में मेमोग्राफी कराओ। मेमोग्राफी एक एक्सरे होता है, उसमें ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, तो उससे कुछ होता है तो पता चल जाता है। अच्छा, और अगर हाई रिस्क है आपकी फैमिली में, जैसे कईयों को होता है, तो उनको 35 साल के बाद में मेमोग्राफी करानी होती है 1 साल से। तो ये जीन्स में होता है यूजुअली, अगर आपकी फैमिली में किसी को, तो आपको आने के चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशली। तो ब्रेस्ट कैंसर मतलब अगर मैं 35 एज हूँ और 35 एज के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस मैंडेटरी हो गए कि होंगे आपको सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के? सब में नहीं होता, कुछ में अगर आपको इन्फेक्शन है या फिर आपके कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है तब होता है वो। इसीलिए ये स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप देख लो। अच्छा, कि है, मैं तो उस रिस्क में नहीं हूँ, कहीं आपको पॉजिटिव आ गया टेस्ट, आपका पेप्स में ऐसी कोई पेप्समियर टेस्ट में ऐसा कुछ फाइंडिंग आ गई कि लग रहा हो सकता है, या आपने जैसे HPV टेस्ट कराया है उसमें आपका इन्फेक्शन आया है, तो आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो उसको। और अगर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो इनका क्योर रेट भी अच्छा होता है। तो मेल और फीमेल दोनों स्टेरलाइज हो जाते हैं, करवाते हैं अपना स्टेरलाइजेशन। मेल में वेसेक्टमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। हाँ, और यूजुअली स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेल नहीं कराते हैं, फीमेल ज़्यादा कराती हैं। हाँ, इसके पीछे का रीज़न? क्योंकि आदि तो देखो एजुकेशन नहीं है। मेल को ये लगता है कि मैं करा लूँगा स्टेरलाइजेशन, तो फिर मैं मेल ही नहीं रहूँगा। अच्छा, मुझे इंटरकोर्स में दिक्कत होगी। तो मिथ है एक तरह का। बस वो इसी वहम में रहते हैं और वो इस कारण स्टेरलाइजेशन करवाते नहीं। इस कारण फीमेल पे प्रेशर होता है कि वो करवा ले स्टेरलाइजेशन। इस कारण ट्यूबेक्टोमी ज्यादा होती है, वेसेक्टोमी नहीं होती, कम होती है। जबकि वेसेक्टोमी इजी होती है ट्यूबेक्टोमी से। अच्छा, और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ?
कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई side effects दोनों नहीं। प्रोसीजर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मेल स्टरलाइजेशन ज़्यादा इजी है। अच्छा। इजी कैसे है कि एक तो वो अपने डे केयर प्रोसीजर है, हाँ हाँ। 15 मिनट लगते हैं मेल स्टरलाइजेशन में, ओनली 15 मिनट्स, अच्छा। और आप 2-3 दिन में रिकवर भी हो जाते हो। ठीक। और ऐसे कोई मतलब इतना मिनिमल छोटे से इंसिजन से स्टरलाइजेशन हो जाता है। हाँ हाँ। फीमेल स्टरलाइजेशन में उसको कम से कम 10-15 दिन लगते हैं रिकवर होने में, तो प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ता है। तो मेल स्टरलाइजेशन भी उतना ही अच्छा है जितना फीमेल स्टरलाइजेशन है। किस रीज़न से लोग करवाना प्रेफर करते हैं? वो ही कि किसी को ऐसे लग रहा है मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, अच्छा। मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे को 2 बच्चे चाहिए थे, कर लिए। किसी किसी को 1 बच्चे पे भी हाँ मेरे को फैमिली कंप्लीट हो गई, अब मुझे टैबलेट्स वगैरह नहीं लेनी, हाँ हाँ। या कुछ और चीज़ें मुझे काम में नहीं लेनी, क्योंकि स्टरलाइजेशन कराने के बाद आपको टैबलेट लेने का लोड नहीं है। अच्छा। आपको कुछ जैसे कॉपर्टी वगैरह आती है, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, ये सब नहीं लगवाने। ओके। तो आप बढ़िया है ये परमानेंट अपना करवा लो, तो फिर कुछ लेने का लोड नहीं रहेगा। इस कारण स्टरलाइजेशन को प्रेफर करते हैं कई लोग। तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन अमॉन्ग कॉमन पीपल हैं, जो मिथ्स हैं वगैरह, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो बेबी जेंडर होता है वो डिसाइड मेल करता है, हाँ, और फीमेल को ब्लेम करते हैं हाँ, कि शी इज़ द वन जिसकी वजह से बेटी हुई है। तो आप इसको कैसे एड्रेस करते हो उनको? देखो ये क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल, फीमेल में होता है क्रोमोसोम XX, हाँ हाँ मेल में होता है XY। हाँ। तो अपने से तो जो भी बेबी में जाएगा वो X जाएगा ना, तो उससे मेल फीमेल जो भी होगा अपना तो X ही जाना है। हाँ। जो X क्रोमोसोम होता है वो होता है फीमेल के लिए, बेटी के लिए, और Y होता है मेल के लिए। तो मेल से XY आते हैं, फीमेल से XX आते हैं। तो अगर मेल से X आएगा तो लड़की होगी, हाँ। और अगर मेल से Y आएगा तभी तो लड़का होगा। जब है आ ही नहीं रहा तो फिर उसमें फीमेल की क्या गलती है? आपके पास केस आते होंगे ब्लेम के? बहुत आते हैं, ब्लेम सारा फीमेल पे होता है, ब्लेम कि अच्छा। है ना इसकी वजह से नहीं हो रहे। और जो ऐसे कहते हैं ना कि घर पे काम करो आप, इजी लेबर होगा, इजी लेबर में चले जाओगे। हाँ हाँ वैसे भी आते हैं केसेस? हाँ, ऐसे होता है बहुत। जैसे कई बार तो जैसे ये तो काफ़ी जो जिनकी जो प्रेग्नेंट हैं वो खुद भी इस बात का ध्यान रखती हैं। डेफिनेटली अगर काम करेंगे तो उससे काम करने से क्या होता है कि अपनी जो पेल्विस की जो मसल्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा। लिगामेंट वगैरह रिलैक्स रहते हैं, तो लेबर खुद से भी इंड्यूस हो जाता है नेचुरली, अपने को दवाई वगैरह नहीं देनी पड़ती, और इजीली और जल्दी प्रोग्रेस होता है। तो ये सही है, बट वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी की कंडीशन ही नहीं है करने वाली तो वो कैसे करेगा? पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपने जो होती हैं, कुछ आप नीचे बैठ के जैसे काम करते हो, तो फायदा तो होता ही है उस चीज़ का। IVF बेबीज आर इक्विवेलेंट टू इंजेक्शन बेबीज। मतलब गांव में कहते हैं कि ये सुइयों से बच्चे हुए, नेचुरली नहीं है ये बच्चे। वो एक जैसे ही है। अच्छा। IVF के और इंजेक्शन वाले उसी को बोलते हैं, इंजेक्शन बेबीज को, IVF बेबीज। अच्छा, बट वो है तो आपके खुद का ही बच्चा? खुद का ही बच्चा है, तो उसमें क्या कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। आपने नेचुरली कंसीव किया हो या फिर आपने IVF कराया हो, बच्चा अपना ही है। सब कुछ बच्चा तो आपका ही है, आप ही के बॉडी में था वो बच्चा तो खुद का ही है। आपके एग आपके, स्पर्म आपके, तो बच्चा तो आपका ही है। चलो मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके ऑडियंस को वीडियो आई होप काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा। अच्छा। और आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे अपने, या सजेशंस लोगों को कि बॉडी डेवलपमेंट के रिलेवेंट? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप में जैसे आप जो इग्नोर करते रहते हैं खुद से, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, कुछ अनयूजुअल कुछ आपके साथ है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने कंसर्न डॉक्टर से आपको जाना चाहिए। हेल्प अपने को सीख करने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा। हमने उस चीज़ को दबा के नहीं बैठना चाहिए जो हमने इग्नोर करते रहते हैं, फिर वो बड़ी बनती है, उसके बाद में अपने जाते हैं। तो बस थोड़ा अपनी हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस दें जितना अपने फैमिली में सारे लोगों को देते हैं। अपने इग्नोर अपनी हेल्थ को करते हैं। अगर अपने हस्बैंड को या बच्चों को कुछ होता है तो अपने तुरंत जाते हैं कि हाँ दिखाना है। तो खुद की हेल्थ को भी आप उतना इम्पोर्टेंट माने। आप एक मेन पिलर है अपनी फैमिली का, तो खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। वुमेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना हमने कौन से क्वेश्चंस मिस करे हैं, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।